Hello everyone, this is CS संगीत केडिया फ्रॉम संगीत केडिया एकेडमी। आज का जो लेक्चर है, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज लेक्चर द अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम। अमेंडमेंट्स फॉर जून 2021 एग्जाम किस पेपर के अमेंडमेंट्स है वो मैं बताता हूं। देखिए, amendments for June 2021 exam. Now amendments for which paper, which I am going to cover in today's lecture. In today's lecture I am going to cover the amendments for number 1 for the paper company law new syllabus executive program. Number 2, company law, old syllabus, again executive program. Number 3, advanced company law and practice, old syllabus, professional program. प्रोफेशनल प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस मॉड्यूल 1 में आप जानते हैं पेपर एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। इन तीनों पेपर से कंपनी लॉ न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, इन तीनों पेपर के अमेंडमेंट में एक साथ डिस्कस होगी। इसमें बाय एंड लार्ज इन तीनों पेपर्स में टॉपिक्स जो हैं सिमिलर टॉपिक्स हैं, तो एक साथ हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट्स फॉर ऑल द 3 पेपर्स। अच्छा, अमेंडमेंट्स क्योंकि हम जून 2021 एग्जाम के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में दिसंबर 2020 एग्जाम तक के अमेंडमेंट में सारे आपको डिस्कस कर चुका हूं। उसके लेक्चर्स और उसके नोट्स वगैरह सब हमारी वेबसाइट पर भी है। तो आज के लेक्चर में जो अमेंडमेंट्स हम कवर करेंगे, द अमेंडमेंट्स और चेंजेस विच टुक प्लेस इन कंपनी लॉ और कंपनीज एक्ट 2013 द रिलेटेड रूल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1st of July 2020 to 31st of December 2020। इस पीरियड में जो भी चेंजेज आए हैं इन कंपनी लॉ सब्जेक्ट और एडवांस कंपनी लॉ सब्जेक्ट, इस पीरियड में जो भी चेंजेज आए हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। 1 जुलाई 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 इस पीरियड में, क्योंकि आप जानते हैं 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स, 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपको वो जून 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यू नो दैट देयर इज 6 मंथ्स क्राइटेरिया। एग्जाम से 6 महीने पहले तक के जो चेंजेस वो एग्जाम में एप्लीकेबल होते हैं। इट मींस जून 2021 एग्जाम में 31 दिसंबर 2020 तक के जो भी चेंजेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपको जून 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड इस पीरियड में जो चेंजेस आए हैं लॉ में 1 जुलाई 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020, इस पीरियड में जो चेंजेस आए फॉर दीज 3 पेपर्स दैट इज कंपनी लॉ ओल्ड न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, इन तीनों पेपर्स के लिए इस पीरियड में जो चेंजेस आए दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज लेक्चर and amendments for June 2021 exam. Is that clear? अच्छा, इसका मतलब मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि यू आर ऑलरेडी अपडेटेड। हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं, आपके पास जो लेक्चर हैं, नोट्स हैं, बुक्स हैं, यू आर ऑलरेडी अपडेटेड। दो लेक्चर्स एंड बुक्स आर ऑलरेडी अपडेटेड अप टू, आपके ऑलरेडी अपडेटेड बुक्स एंड लेक्चर्स हैं अप टू 30th of June 2020। इस पीरियड तक की अपडेटेड बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं, लेक्चर्स भी हैं। उसके बाद के मैं बता रहा हूं 30 जून 2020 तक के।
मैं उसके बाद क्या बता रहा हूँ 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020, ये हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले डिस्कस नहीं करेंगे आज के लेक्चर में, और इसके बाद वाले 31 दिसंबर 2020 के बाद जो चेंजेज है वो आपके जून 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अगर आप अपडेटेड नहीं है, अगर 30 जून 2020 तक के आपके पास अपडेटेड बुक्स या अपडेटेड लेक्चर्स नहीं है, तो आपको मैं एक हेल्प कर देता हूं। फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 30th जून 2020, पूरा एक साल, 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020, पूरा एक साल, इस पीरियड में जो भी चेंजेज हुए हैं इन सब्जेक्ट्स में, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस, इन पेपर में जो भी चेंजेज हुए हैं वो सारे अमेंडमेंट्स और उनके नोट्स, लेक्चर एंड नोट्स दोनों हमारी वेबसाइट पे प्लेस्ड है। उसको दो पार्ट में प्लेस्ड है। 1 जुलाई 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 का एक है, और 1 जनवरी 2020 से लेके 30 जून 2020, मतलब इसके दो पार्ट हैं, ठीक है, क्योंकि आप अटेम्प्ट वाइज है। 1 जुलाई 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 का एक होगा, और 1 जनवरी 2020 से लेके 30 जून 2020 वो दूसरा होगा। मतलब ये दोनों हैं, मतलब कंप्लीट इस पीरियड की आपको अमेंडमेंट्स के नोट्स एंड लेक्चर्स वो सब हमारी वेबसाइट पे प्लेस हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी वहां पे जाके डाउनलोड कर सकता है, एनीवन, एनी स्टूडेंट, वो हमसे क्लास लिया हो या नहीं लिया हो, कोई एनीवन, वो हमारी वेबसाइट पे आपको ओपन लिंक है, कोई भी उसको डाउनलोड कर, नोट्स भी हैं, लेक्चर्स भी, और साथ में नोट्स भी, उसके अमेंडमेंट के नोट्स भी हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इस डेट तक 30 जून 2020 तक अगर आप अपडेटेड नहीं है, आपके पास अपडेटेड बुक्स या लेक्चर नहीं है, तो आप 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 इस पीरियड के जो भी अमेंडमेंट्स है उसके नोट्स और लेक्चर दो पार्ट में मिलेंगे। 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 एक, फिर 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 दूसरा, एंड उसके लेक्चर्स भी और नोट्स दोनों हमारी वेबसाइट पड़े हैं। वेबसाइट का एड्रेस आई होप आप जानते होंगे, मैं फिर भी बता देता हूं। तो वेबसाइट एड्रेस इज दैट इज द www.sangeetkedia my name academy.com, एंड इस पे जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे sangeetkedia.academy.com, तो इस वेबसाइट पे आपको होम पेज पे ही आपको एक नजर आएगा। थोड़ा नीचे जाएंगे होम पेज पे तो राइट हैंड साइड पे आएगा एग्जीक्यूटिव लिखा रहेगा, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम, और जब उसको क्लिक करोगे तो वहां आएगा, सॉरी उसी के नीचे लिखा व्यू अमेंडमेंट लेक्चर्स, व्यू अमेंडमेंट लेक्चर, तो उसको क्लिक करोगे तो आपको अमेंडमेंट लेक्चर खुल जाएंगे। उसमें सब्जेक्ट वाइज सबको दिया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट, उसके अमेंडमेंट सबको वहां मिल जाएगा। तो होम पेज पे ही आपको नजर आ जाएगा, एंड वो क्लिक करेंगे तो आप अमेंडमेंट लेक्चर चले जाएंगे। तो वहां पे जाके लेक्चर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नोट्स भी डाउनलोड, उसके नोट्स भी साथ में रखें। इसलिए पहले अगर आप 30 जून 2020 तक का अपडेटेड लेक्चर, अपडेटेड नोट्स आपके नहीं है, तो पहले वो कवर कीजिए 30 जून 2020 तक के। फिर उसके बाद जो आज की क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं, एंड जिसमें मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस अमेंडमेंट which has taken place during the period 1 July 2020 to 31 December 2020, ये वाले अमेंडमेंट बाद में पढ़ना, पहले ये अपडेट कर लेना अगर आप अपडेटेड पहले से नहीं है। अगर अपडेटेड है तो अच्छी बात है, सीधा आज का लेक्चर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आज का लेक्चर भी आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, ये लेक्चर भी हमारी हम वेबसाइट पे प्लेस करेंगे सेम, एंड ये भी हमारी वेबसाइट प्लेस होगा अलॉन्ग विद द नोट्स, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बोथ लेक्चर। इट मीन्स आप सिर्फ ये लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स के साथ। अगर आप पहले से 30 जून 2020 तक अपडेटेड नहीं है, तो 30 जून 2020 तक के पिछले एक साल के 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक के अमेंडमेंट के नोट्स और लेक्चर सब हमारी वेबसाइट पे, सब वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले यहां तक अपने आप को अपडेट कीजिएगा, अगर नहीं अपडेटेड है देन आज का लेक्चर को आप देखना है, ठीक है। तो दैट इज द एजेंडा ऑफ टूडेज क्लास। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया क्या मैं आज की क्लास में कवर करने जा रहा हूं। नाउ एक और चीज, क्योंकि हम 3 पेपर के अमेंडमेंट एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि टॉपिक सेम है, तो मैं सिर्फ टॉपिक का नाम बोलूंगा, चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर नहीं बोलूंगा। क्यों? कि अब जैसे एक चैप्टर जनरल मीटिंग कंपनी लॉ न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर अलग है, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर अलग है, एडवांस का में चैप्टर नंबर अलग। चैप्टर का नाम सेम है, जनरल मीटिंग तीनों में सेम है, लेकिन उसका नंबर, चैप्टर नंबर सब में अलग अलग है, तो ऑब्वियसली पेज नंबर भी अलग अलग होगा। तो मैं अभी लेक्चर के अंदर चैप्टर का सिर्फ नाम बोलूंगा, आई विल नॉट टेल द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर, एंड आई विल ऑल्सो नॉट टेल द पेज नंबर, ठीक है। लेकिन जब आपके लेक्चर सेम है, लेकिन जो इसके नोट्स आपको मिलेंगे
जो इसके नोट्स मिलेंगे, अमेंडमेंट क्लास के नोट्स मिलेंगे, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे, तीनों के अलग। और ये 3 जगह प्लेस होगा। ये आज का लेक्चर हमारी भी वेबसाइट पे 3 जगह प्लेस होगा। कंपनी लॉ न्यू सिलेबस अलग प्लेस होगा, कंपनी लॉ ओल्ड से अलग प्लेस होगा, एडवांस कंपनी लॉ पे अलग प्लेस होगा, और इन तीनों के अलग अलग नोट्स होंगे। नोट्स के अंदर मैंने पेज नंबर, चैप्टर का नाम सबका अलग रखा हुआ है, तो उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जब आप नोट्स रेफर करेंगे तो नोट्स के अंदर जैसे कंपनी लॉ न्यू सिलेबस है, तो कंपनी लॉ न्यू सिलेबस जनरल मीटिंग चैप्टर नंबर 20 है, तो वहां आपको चैप्टर नोट्स के अंदर चैप्टर नंबर 20, पेज नंबर वगैरह सब आएगा, इस पेज पे ये चेंज है। अगर ओल्ड सिलेबस के अंदर जो भी चैप्टर नंबर, उसका चैप्टर नंबर अलग आएगा। तो नोट्स के अंदर मैंने स्पेसिफिक बना दिया है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, एंड वो मिलेगा अलग अलग, ठीक है, पेज नंबर एंड ऑल दैट। कंटेंट सेम है, लेकिन पेज नंबर, चैप्टर नंबर सबकी अलग अलग मैंने बना दी, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि आपकी बुक में कहां पे पेज नंबर पे जाए क्या चेंज करना है, ठीक है। लेकिन लेक्चर में जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो आई विल ओनली से द नेम ऑफ द चैप्टर और क्या चेंज है, ठीक है। चैप्टर का नाम सब जगह सेम है बाय एंड लार्ज, ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर और पेज नंबर में लेक्चर में नहीं बोलूंगा कि अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो जाए। लेकिन नोट्स जो मिलेंगे उसमें सबके अलग अलग मिलेंगे। तो यही सेम लेक्चर 3 जगह प्लेस होगा, 3 जगह हमारी वेबसाइट पे। कंपनी लॉ न्यू सिलेबस में भी होगा, ओल्ड सिलेबस में होगा, एडवांस कंपनी लॉ में भी प्लेस होगा, और तीनों के नोट्स अलग अलग नजर आएंगे वहां पे उनके साथ। तो वो स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट के हिसाब से नोट्स बने हुए हैं, उसमें पेज नंबर, चैप्टर नंबर उसके हिसाब से अलग है, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। मैंने अपने जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उस तरीके से चीजें की है, जिससे कि आपको बहुत आसानी से अमेंडमेंट समझ में आ जाए। इज दैट ओके? नाउ आई स्टार्ट विद अमेंडमेंट्स। जो इन 3 पेपर में जो अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्राइमरली मैं आपको बता दूं, वो बाय एंड लार्ज सारे अमेंडमेंट्स, बाय एंड लार्ज दे आर रिलेटिंग विद द वन अमेंडमेंट एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। एक पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। मोस्टली जो चेंजेस हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वो इसी अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। अच्छा, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, it was notified in the official gazette by the Ministry of Corporate Affairs on 28th of September 2020। ये ऑफिशियल गैजेट में इस दिन नोटिफाई हुआ था, बट उस दिन से इफेक्टिव नहीं हुआ था। और इसमें पावर देखी थी कि एमसीए को ये आपको अलग अलग डेट से इसके अलग अलग प्रोविजन को इफेक्टिव कर सकती है। तो पहली जो डेट आई थी जिससे कि इसके कुछ प्रोविजन इफेक्टिव हुए थे, मतलब नोटिफाई तो ऑफिशियल गैजेट में 28 सितंबर 2020 को हो गया था, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। लेकिन द फर्स्ट डेट जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की थी जिससे इसके कुछ प्रोविजन, तो सम ऑफ द प्रोविजंस of this amendment act came into force, उसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाला था on 21st of December 2020। लेकिन लिखे थे सम ऑफ द प्रोविजन, इसका मतलब सारे नहीं हुए थे। सम ऑफ द प्रोविजंस दे केम इनटू फोर्स ऑन 21st December 2020। इसका मतलब जब कुछ प्रोविजन इस दिन से, क्या ये वाले अमेंडमेंट जून 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे? यस, डेफिनेटली एप्लीकेबल होंगे। कोई 31 दिसंबर 2020 तक के जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो आपके जून 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल हैं। और ये कुछ प्रोविजन कब से इफेक्टिव हो गए थे? 21st of December 2020, तो वो आपके जून 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे। लेकिन बाकी इस अमेंडमेंट एक्ट के अभी कुछ और भी प्रोविजंस हैं जो 31 दिसंबर 2020 तक इफेक्टिव नहीं हुए थे। अमेंडमेंट एक्ट तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, इस दिन नोटिफाई भी हुआ था ऑफिशियल गैजेट में, लेकिन इसके कुछ प्रोविजन, कुछ तो इफेक्टिव हो गए थे 21 दिसंबर 2020 से, लेकिन कुछ प्रोविजन अभी भी इफेक्टिव और कुछ जनवरी 2021 में इफेक्टिव हुए, कुछ अभी बाद में। इसका मतलब जो 31 दिसंबर 2020 का इफेक्टिव हो रहे हैं वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा इन टूडेज क्लास, रीजन बीइंग वो जून 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। और आज का हमारा एजेंडा है अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम। इट मींस इस मोस्टली अमेंडमेंट जो हम पढ़ेंगे वो आपको जो भी चेंजेस हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में वो इस अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। एंड इसके कुछ प्रोविजन 21 दिसंबर 2020 को इफेक्टिव हुए थे, बाकी प्रोविजन इफेक्टिव नहीं हुए थे, बट 31 दिसंबर 2020 वो बाद में इफेक्टिव हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जो भी बाद में इफेक्टिव हो रहे हैं आफ्टर 31 दिसंबर 2020 वो आपके जून 2021 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम उसकी कोई चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं भाई हम क्या, कहीं कोई बच्चा है, जैसे अभी मार्च का महीना चल रहा है, कोई बच्चा है
बोला सर जनवरी में भी, अब उसको देख रहा है अमेंडमेंट और भी आगे जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किए, लेकिन वो जनवरी में इफेक्टिव हुए, फरवरी में इफेक्टिव हुए, वो कंफ्यूज जाएगा सर ये भी तो मैंने सुना था इफेक्टिव, आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे भाई वो जनवरी फरवरी में इफेक्टिव है, जनवरी 2021, फरवरी 2021, वो आपके जून 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल। मैं उस एंगल से पढ़ा रहा हूं कि जून 2021 एग्जाम में कौन से अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं, ठीक है। ये बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इज इट ओके, इज इट ओके। अच्छा एक और बात, ये जो अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसमें कोई वैसे कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। मोस्टली जो चेंज इसमें है वो क्या किया गया है, मोस्टली जो चेंजेज है इसके अंदर क्या किया गया, व्हाट दे हैव डन, मोस्ट ऑफ द चेंजेस वो क्या किया इन्होंने, व्हाट दे हैव डन, दो तरह की चीजें की हैं थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट, वो आपको नजर आएगा अभी हम पढ़ेंगे। कुछ ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। डीक्रिमिनलाइज का मतलब क्या है, इस इंप्रिजनमेंट को हटा दिया, क्रिमिनल ऑफेंस को सिविल ऑफेंस करा दिया। मतलब पेनल्टी में होता है ना कि ऑफेंस कोई वायलेशन करने पे इम्प्रिजनमेंट भी होगा, फाइन भी होगा, तो कई सारे ऑफेंसेस में जो पेनल्टी में जो इम्प्रिजनमेंट था वो हटा दिया, मतलब डीक्रिमिनलाइज, मतलब वो क्रिमिनल ऑफेंस को हटा दिया। नाउ इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, इम्प्रिजनमेंट नहीं, इसका क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो दैट इज डीक्रिमिनलाइज। दूसरा, कई ऑफेंसेस में, नंबर वन, एक तो इस तरह के चेंजेस है। दूसरा, कई ऑफेंसेस में पेनल्टीज को रिड्यूस कर दिया, पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पर्पस ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, उसका मेजर ये ऑब्जेक्टिव ये है कि टू डीक्रिमिनलाइज द वेरियस ऑफेंसेस। मतलब बहुत सारे ऑफेंसेस जो क्रिमिनल ऑफेंस थे, जिसके अंदर पेनल्टी में इम्प्रिजनमेंट भी थी, जेल भी थी, वो इम्प्रिजनमेंट हटा दिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारी इम्प्रिजनमेंट हटा दिए, सारे लॉ का कंपनीज एक्ट में सब जगह हटा दिया, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन कई जगह से हटा दिए। तो इसका तो उन ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, और कई सारे ऑफेंसेस में जो पेनल्टी थी, पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया। तो मेनली इस तरह के चेंजेस हैं बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, और उनमें से कंपनीज अमेंडमेंट 2020 जो चेंजेस आपको 31 दिसंबर 2020 तक इफेक्टिव हो गए थे, और मेनली एक ही हुए थे, जो सम ऑफ द प्रोविजन जो 21 दिसंबर 2020 से इफेक्टिव हुए थे, मैं वो बताऊंगा। उसके बाद जनवरी में आए, फरवरी में आए 2021 में, वो आपके जून 2021 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं। इज दैट ओके? स्ट्रक्चर क्लियर हो गया साहब? मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, क्या चीज है क्या, आप देखिए। आप नाउ स्टार्ट विद अमेंडमेंट, क्योंकि तो पहले बैकग्राउंड पूरा बताना बहुत जरूरी है कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या चीज है। यही बच्चे को क्लियर नहीं होता, हम आगे डिस्कस करेंगे वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी। नाउ आई स्टार्ट विद अमेंडमेंट्स। एक चैप्टर आपका शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। ये जो चैप्टर, अच्छा मैंने बताया साहब, ये जो भी अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं तीनों पेपर के लिए, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड ओल्ड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो ये जो शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, इस चैप्टर के अंदर जो चेंज है, ये एसीएलपी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एसीएलपी में ये वाला टॉपिक ही नहीं है आपका। एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस में शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी ऐसा कोई चैप्टर नहीं, और जो चेंज मैं बताना चाहूँ वो चीज वहां पे नहीं है, वो मैं बता दूं क्यों आपको, ठीक है। इसलिए जो बच्चे एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली जो चीज खाली शेयर कैपिटल चैप्टर बता रहा हूं वो आपके एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो वाली चीज आपके उस पेपर में है ही नहीं। देखिए एक टॉपिक आपका आप पढ़ते हैं शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ शेयर सिक्योरिटीज, और बायबैक ऑफ शेयर सिक्योरिटी के 3 सेक्शन 68, 69, 70। तो बायबैक में सेक्शन 68 में अब लास्ट में पढ़ते हैं इस आप अगर एक कंपनी ने बायबैक ऑफ शेयर सिक्योरिटी किया और उसके अंदर सेक्शन 68 का वायलेशन किया, नॉट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन सेक्शन 68, तो कंपनी एंड कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट में पेनल्टी है। तो वो पेनल्टी जो के रिगार्डिंग आपको सेक्शन 68 में पॉइंट्स वाइज मैंने बना रखे 1 2 3 4 करके, तो पॉइंट नंबर जो 11 है दैट इज रिलेटिंग टू द पेनल्टी, वो पेनल्टी रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस हो गया, अब क्या हो गई, मतलब पहले वाली पूरी पेनल्टी हटा के नया पेनल्टी क्लॉज आप डाल दीजिएगा, पॉइंट नंबर 11 जो आपको दे रखा है सेक्शन 68 के अंदर। अब पेनल्टी हो गई कंपनी न्यू एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, दोनों के लिए सेम, कंपनी हो या कंपनी का ऑफिसर इन डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट मिनिमम पेनल्टी 1 लाख रुपए की, मैक्सिमम 3 लाख रुपीज की। इसमें पढ़ाने कुछ नहीं, पेनल्टी आपके नोट्स में मिल जाएगी आपको, ठीक है, मैं फ्री बता देता हूं। मिनिमम पेनल्टी 1 लाख की है, मैक्सिमम 3 लाख की है, ठीक है। ये नई पेनल्टी आ गई है और पहले से रिड्यूस हो गई, पहले से रिड्यूस हो गई। पहले मैंने था
मेनली कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 से हुआ क्या है, बहुत सारे ऑफेंसेस डीक्रिमिनलाइज हो गए, मतलब इम्प्रिजनमेंट हटा दिया, और कई सारे ऑफेंसेस की पेनल्टीज को रिड्यूस कर दिया, मतलब मेजरली, छोटी मोटी चीज और भी है बट मेजरली ये चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बायबैक से रिलेटेड सेक्शन 68 में जो पेनल्टी के प्रोविजन थे वो चेंज हो गए, एंड नाउ द न्यू प्रोविजंस आर कंपनी एंड कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट दोनों के लिए मिनिमम पेनल्टी 1 लाख एंड मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 3 लाख। नाउ नेक्स्ट एक टॉपिक, अच्छा अब जैसे मैंने शेयर कैपिटल बताया कि साहब ये कंपनी लॉ न्यू सिलेबस पे है, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस पे है, लेकिन ये वाली चीज एडवांस कंपनी लॉ पे नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज बायबैक ऑफ शेयर सिक्योरिटी, ये टॉपिक एडवांस कंपनी लॉ प्रैक्टिस पेपर में कहीं कवर नहीं है। इनफैक्ट सीएस फाइनल ओल्ड सिलेबस में ये टॉपिक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाले पेपर में है। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के जो अमेंडमेंट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, उसमें वहां बताऊंगा। तो यही सेम टॉपिक ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल कोर्स में आपको ये टॉपिक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पेपर में फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करके एक चैप्टर वहां कवर होता है, तो मैं वहां पे अमेंडमेंट में डिस्कस करूंगा, और एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस में ये टॉपिक कवर नहीं होता, इसलिए मैंने ए से, लेकिन कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस दोनों में है ये, एंड उसमें चेंज करना है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसका तो तीनों पेपर के लिए, अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसका तो कंपनी लॉ ओल्ड पहले स्टार्टिंग में दिया, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एंड एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस, वह तीनों के लिए सेम चलेंगे। लेकिन जहां कुछ डिफरेंस होगा, जैसे मैंने कहा ये सीएलपी पे नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक वहां पे नहीं है। इनफैक्ट ये वाला टॉपिक प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस में कहां पे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर पेपर पे। तो जब मैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अमेंडमेंट डिस्कस करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, वहां ही बताऊंगा। नंबर 2 टॉपिक डिवेंचर्स। डिवेंचर्स टॉपिक है, इसके अंदर एक टॉपिक, वो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है फेलियर इन रिडम्पशन डिवेंचर, फेलियर इन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अगर एक कंपनी टाइम से डिवेंचर को रिडीम नहीं करती, तो उसमें आपको आप पढ़ते हैं कि साहब एनसीएलटी को कंप्लेंट हो सकती है, और एनसीएलटी में ऑर्डर द कंपनी टू रिडीम इट इमीडिएटली एंड समथिंग लाइक दैट। और अगर एनसीएलटी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो उसकी पेनल्टी दे रखी है। तो इस टॉपिक के अंदर फेलियर रिडम्पशन डिवेंचर के अंदर लास्ट जो पैराग्राफ है वो पेनल्टी से रिलेटेड है, लास्ट पैरा इज रिगार्डिंग द पेनल्टी। तो अगर मान लिया कंपनी एनसीएलटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अगर डिवेंचर रिडीम नहीं करती, तो पेनल्टी के जो प्रोविजन थे कि इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी, तो पेनल्टी से रिलेटेड जो आपको लास्ट पैराग्राफ इस टॉपिक में था, वो लास्ट पैराग्राफ रिगार्डिंग पेनल्टी वो ओमिट हो गया। लास्ट पैरा इन दिस टॉपिक रिगार्डिंग पेनल्टी इट हैज बीन ओमिटेड, मतलब अब पेनल्टी है ही नहीं, पेनल्टी ओमिट कर दी है। कई जगह ये भी किया है कि साहब कई जगह पेनल्टी रिड्यूस की है, कई जगह डीक्रिमिनलाइज कर दिया, इम्प्रिजनमेंट हटा दी, और कई जगह पेनल्टी को खत्म ही कर दिया। तो इस केस में पेनल्टी को ओमिट कर दिया, और वो पेनल्टी इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में दे रखा, तो पूरा लास्ट पैराग्राफ हटा दीजिएगा एंड लास्ट पैराग्राफ पूरा ओमिट कर दीजिएगा विच इज रिगार्डिंग द पेनल्टी, और इसमें कुछ मुझे बताना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जिसमें अमेंडमेंट है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स के अंदर पहला जो अमेंडमेंट है इन द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट। अगर जो डिपॉजिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें कुछ एक्सक्लूडेड लिस्ट पढ़ते हैं, क्या क्या चीज डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, व्हाट आर नॉट एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स और व्हाट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिपॉजिट्स। उसमें जो लास्ट पॉइंट आता है, एकदम लास्ट पॉइंट, क्यू पॉइंट, जो रूल 2(1)(c) पढ़ते हैं, रूल 2(1)(c) उसके ABCD करके पॉइंट, लास्ट क्यू पॉइंट, उसके अंदर आता है कि साहब अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है और वो 25 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट रेज करती है बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स विच इज रीपेबल और कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, एंड उसमें लिखा हुआ है कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी और रीपेबल विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन पैसा 5 साल, अब वो 5 साल की जगह 10 साल हो गया, मतलब कि जो रीपेबल कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी पहले विद इन 5 years था, उसके 10 years हो गया। इसका तब अब 5 साल की वजह 10 साल में भी आप रीपे या कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर कर सकते हैं, तो एग्जेम्प्ट डिपॉजिट माना जाएगा फॉर अ स्टार्टअप कंपनी। तो लास्ट जो डिफिनेशन ऑफ डिपॉजिट के अंदर जो लास्ट पॉइंट है क्यू पॉइंट, जो एक्सक्लूडेड और एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट में जो स्टार्टअप कंपनी से रिलेटेड है, जो क्यू पॉइंट लास्ट जो स्टार्टअप कंपनी से रिलेटेड है, उसमें 5 years की जगह 10 years हो गया। मैंने कट कर दिया, इसकी जगह क्या होगा, 10 years हो गया। एक तो ये छोटा सा चेंज है।
दूसरा चेंज कहां पे डिपॉजिट चैप्टर के अंदर देखिए, एक टॉपिक आप पढ़ते हैं डिपॉजिट चैप्टर में, सीलिंग लिमिट्स फॉर एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट्स। सीलिंग लिमिट्स फॉर एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट्स, सीलिंग लिमिट्स फॉर एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट्स कि साहब मैक्सिमम किस अमाउंट तक डिपॉजिट्स कंपनी ले सकती है। उसमें पहले पढ़ते हैं फॉर कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी के अलावा अदर कंपनी। अच्छा, उसके अंदर फिर आपको पैराग्राफ में तो दे रखा है कि साहब, फिर इसका अगला पैराग्राफ दे रखा है फॉर स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी 100% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीज अप प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ले सकते हैं। लेकिन फिर आपने एक उसका एक पैराग्राफ और दे रखा है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और अगर दो कैटेगरी में फॉल करती है, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, तो उस केस में 100% की लिमिट भी नहीं लगती ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर प्लस फ्रीज अप प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसके बियॉन्ड भी जाके वो डिपॉजिट ले सकती है। अच्छा, पहला जो कैटेगरी है कि प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है और फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले 5 साल, ये 100% के बियॉन्ड जाके भी डिपॉजिट, 100% किसका, ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीज अप प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसके बियॉन्ड जाके भी डिपॉजिट ले सकते। पहला पॉइंट ये, ऐसी प्राइवेट कंपनी। अब वो 5 years की जगह 10 years हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये चेंज आ गया है कि साहब अगर कोई स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है और वो अपनी इनकॉर्पोरेशन से डेट ऑफ इनको 10 साल तक चाहे तो अपनी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीज अप प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, इन तीनों का टोटल का 100% से ज्यादा डिपॉजिट ले सकती है। कोई अपर लिमिट नहीं, इट कैन इवन गो बियॉन्ड दिस लिमिट। एंड पहले 5 साल तक अलाउड था फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब 10 साल तक अलाउ हो गया। तो अगेन यहाँ भी 5 years की जगह क्या हो गया, 10 years, 5 years की जगह क्या हो गया, 10 years हो गया। इज दैट क्लियर? सब कुछ आपके नोट्स में सबको लिखा रहेगा, पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर, कौन सा चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम, उसमें कौन से पॉइंट, कौन सा पैरा, एवरीथिंग मेंशन। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं लेक्चर में, लेकिन नोट्स के अंदर हर चीज पेज नंबर तक सबको लिखा हुआ है, जिससे कि आपको अमेंड, और जो भी अमेंडमेंट्स है ना, ये मैंने एक श्योर किया है, एक पेज पे अमेंडमेंट के नोट्स है, एक ही चैप्टर के अमेंडमेंट है, ठीक है। मतलब एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल चैप्टर्स के अमेंडमेंट नहीं है। जो नोट्स मैंने दिया, अगर स्पेस खाली हुई तो खाली छोड़ दिया मैंने, तो उसका तरीका ये इसलिए किया है, आप अलग अलग पेज है तो आप क्या कीजिएगा, जब प्रिंट आउट अगर निकालते हैं, तो जब मान लीजिए डिपॉजिट से रिलेटेड अमेंडमेंट का पेज है, तो निकाला उसका प्रिंट आउट, उसको क्या किया आपने, डिपॉजिट वाले चैप्टर में आपने स्टेपल कर दिया और उसका इफेक्ट अपने चैप्टर में डाल दिया कटिंग करके कि साहब यहाँ 5 years के 10 हो गया, उसको स्टेपल कर लिया, तो हमेशा पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैंने एक पेज के अमेंडमेंट, एक पर्टिकुलर चैप्टर के अमेंडमेंट एक पेज पर रखे हैं। इसका तो अगर एक पेज पर नहीं आ रहा तो 2 पेज रखे, लेकिन एक ही पेज पे मल्टीपल चैप्टर्स के अमेंडमेंट नहीं रखे। उससे क्या होगा, क्योंकि अगर एक ही पेज पे 2 चैप्टर के आगे, तो आपको पेज को कैसे, आपको या तो 2 बार प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, उसको कटिंग करनी पड़ेगी। मैंने इसलिए अलग अलग पेज, स्पेस खाली रह जाए कोई बात नहीं है, सो दैट आप अलग अलग चैप्टर के अमेंडमेंट के अलग अलग पेज निकाल के अलग अलग चैप्टर के साथ अटैच कर लें, सो दैट जब पढ़ेंगे चैप्टर साथ में अमेंडमेंट भी साथ में पढ़ेंगे, तो उससे आपको अमेंडमेंट कभी मिस नहीं होगा। दैट्स आइडिया। नेक्स्ट देखिए, तो डिपॉजिट चैप्टर में ये 2 अमेंडमेंट आपके देखिए। नेक्स्ट एक टॉपिक है चार्ज या रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेज, या चार्ज एक ही बात है। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन चार्ज। अगर एक चार्ज जिसका रजिस्ट्रेशन होना था, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन चार्ज। उस कॉन्सिक्वेंसेस में जो ई पॉइंट है, पॉइंट नंबर ई, उसमें पेनल्टी दे रखी है। मैंने तो सब जगह पेनल्टी पे साहब या तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया या पेनल्टी रिड्यूस कर दी, कई जगह पेनल्टी को खत्म कर दिया। इसके अंदर अब जो नई पेनल्टी आ गई, मतलब जो ई पॉइंट है पूरा हटा के नया ई पॉइंट हो गया, वो क्या है मैं बताता हूं। आपके नोट्स में लिखा होगा, अमेंडमेंट के नोट्स आपको जो मिलेंगे। 11 कंपनी shall be liable to a penalty of 5 lakhs rupees and every officer of company will default shall be liable to penalty of 50,000 rupees section 86 subsection 1। मतलब पूरा जो ई पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर, उसको हटा के नया ई पॉइंट हो जाएगा। एंड इसका मतलब अगर कंपनी को चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराती, जिसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, तो कंपनी पे 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी है एंड कंपनी के ऑफिसर डिफॉल्ट पे 50,000 रुपीज तक की पेनल्टी है। ये ई पॉइंट अंडर दिस टॉपिक
ये पूरा का पूरा नया आ जाएगा और नई पेनल्टी है, पहले पेनल्टी ज्यादा थी, अब पेनल्टी कम कर दी, पेनल्टी हैज बीन रिड्यूस्ड। नेक्स्ट चैप्टर अकाउंट्स। जो अकाउंट चैप्टर है इसके अंदर एक टॉपिक है आपका सेक्शन 128 के अंदर, पर्सन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 128 के कई सारे सब टॉपिक हैं। सेक्शन 128 जो पहला सेक्शन आप पढ़ते हैं अकाउंट्स चैप्टर के अंदर, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पहला जो सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट, तो 128 के बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। उसमें पहला एक सब टॉपिक है पर्सन्स responsible for keeping the books of accounts। इस टॉपिक के अंदर भी जो लास्ट पैराग्राफ है दैट इज रिगार्डिंग पेनल्टी, कि साहब जिनकी भी जिम्मेदारी है टू मेंटेन और कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पहले तो आ रखा है सर इस टॉपिक के अंदर हुआ रेस्पॉन्सिबल, हुआ सपोज टू टेक केयर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, और फिर आ रखा अगर वायलेशन हुआ, दे हैव नॉट kept the books of account property as per law as per कंपनी एक्ट सेक्शन 128, तो उस केस में पेनल्टी क्या है। अब वो पेनल्टी रिड्यूस हो गई, देखिए क्या, अब नई पेनल्टी क्या हो गई है, इसमें एक तो इम्प्रिजनमेंट हट गया है, पहले इम्प्रिजनमेंट भी था, अब ये डीक्रिमिनलाइज कर दिया, इसमें एक इम्प्रिजनमेंट हट गया। मतलब ये तो मैंने मोटी आपको सीधा पूरा पेनल्टी का पैराग्राफ हटा के नया पढ़ना है, वो नया पैराग्राफ आपको नोट्स में मिल जाएगा जो मैं अमेंडमेंट के नोट्स दे रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि साहब ओवरऑल क्या कि साहब बहुत सारे ऑफेंस में डी, जैसे यहाँ पे इम्प्रिजमेंट हट गया, अच्छा जो लिखा था फाइन, ठीक है, और इम्प्रिजमेंट और बोथ, तो बोथ भी हट जाएगा, जब इम्प्रिजमेंट हट गया तो बोथ वर्ड भी हट जाएगा, खाली क्या रह जाएगा फाइन, इसका इम्प्रिजमेंट हट गया, बोथ भी हट जाएगा, ऑब्वियसली जब सिर्फ फाइन आ गया तो बोथ क्यों आएगा। तो अब फाइनली अभी पेनल्टी कितनी है, 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अगर डिफॉल्ट होता है तो दोज पर्सन शैल बी लायबल टू पेनल्टी जो 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक हो सकती है, मिनिमम 50,000 एंड नॉट मोर देन 5 लाख। लेकिन पहले क्या है, ये पेनल्टी थी प्लस इम्प्रिजनमेंट भी था, दोनों भी हो सकता था, अब ये सब चीजें हटा दी है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया इस ऑफेंस को अंडर सेक्शन 128 रिगार्डिंग द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, सेक्शन 128 में ये पेनल्टी जो रिड्यूस डीक्रिमिनलाइज इम्प्रिजनमेंट हटा दिया, लेकिन सेक्शन 129 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, सेक्शन 129 विच इज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 129 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड है उसके अंदर भी सेम पेनल्टी थी जो 128 में यहां थी, दोनों की पेनल्टी सेम थी। तो 129 की जो पेनल्टी उसको डीक्रिमिनलाइज नहीं किया है, मतलब वहां वही वाली पेनल्टी है जो पहले भी थी। आप बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि दोनों जगह पेनल्टी एक जैसी थी। 120 जब पढ़ाते भी थे हम 128 पढ़ा दिया, 129 बोलते थे वही वाली पेनल्टी जो 128 में। अब 128 वाली तो पेनल्टी चेंज हो गई, डीक्रिमिनलाइज कर दिया, इम्प्रिजनमेंट हटा दिया, लेकिन 129 वाली चेंज नहीं किया। तो कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि सर वहां हटाए तो क्या वहां भी हटा दिया, नो, 129 की पेनल्टी आज भी वही है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली हम ले रहे हैं एंड लॉ मेकर्स ने उसके अंदर उसको पेनल्टी को डीक्रिमिनलाइज नहीं किया। इन केस देयर एनी वायलेशन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस केस में पेनल्टी जो पहले से थी वही चल रही, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है अंडर सेक्शन 129 पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज दैट ओके? नेक्स्ट आपको इसी चैप्टर के अंदर एक तो ये हो गया आपका, दूसरा इसी चैप्टर के अंदर सेक्शन 134 जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट से रिलेटेड है, और इस टॉपिक के अंदर सबसे लास्ट में एक पेनल्टी दे रखी है। इस टॉपिक को बहुत सारे सब टॉपिक में डिवाइड किया हुआ, तो लास्ट में एक सब टॉपिक है पेनल्टी दैट इज रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स रिपोर्ट सेक्शन 134। इसकी पेनल्टी भी चेंज हो गई है एंड उसकी जगह नई पेनल्टी क्या आ गई है, बोला कंपनी और कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन सेक्शन 134 तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी 3 लाख रुपए तक की है और कंपनी के ऑफिसर डिफॉल्ट पे 50,000 रुपए थे बस। ठीक है, पहले क्या था, कंपनी के ऊपर सिर्फ फाइन था और कंपनी का ऑफिसर डिफॉल्ट पे फाइन भी हो सकता था, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या दोनों चीजें। इसका यहां भी डीक्रिमिनलाइज किया, यहां भी डीक्रिमिनलाइज किया है। यहाँ सीधा सीधा है, अगर सेक्शन 134 का डिफॉल्ट है डायरेक्टर्स रिपोर्ट से रिलेटेड तो कंपनी के ऊपर 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है और कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000 रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। दैट्स ऑल। मतलब इम्प्रिजनमेंट वाली चीज यहां से हटा दी है एंड ओवरऑल पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। मैंने तो मोस्ट ऑफ द चेंजेस यही आए हैं
बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, और मोस्टली चेंजेस जो हम डिस्कस करें वो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 से रिलेटेड ही है। नाउ इसी चैप्टर में एक हमें चेंज और है, देखिए इसी चैप्टर में, अकाउंट चैप्टर में एक आपका टॉपिक है एक्टिविटीज विच में बी इंक्लूडेड बाय कंपनीज इन देयर CSR पॉलिसी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट। याद है शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट, एक्टिविटीज विच में बी इंक्लूडेड बाय कंपनीज इन देयर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट। अच्छा, उसके अंदर बहुत सारे शेड्यूल 7 में बहुत सारे पॉइंट्स है कि साहब ये एक्टिविटीज, इनमें से एक या एक से ज्यादा एक्टिविटी कंपनी अपने CSR पॉलिसी में इंक्लूड कर सकती है। और उसके अंदर 2 पॉइंट्स पूरे चेंज हो गए हैं। आपको पॉइंट नंबर 6 पूरा नया आ गया, न्यू, पूरे न्यू पॉइंट 6 है जो आपको मैं नोट्स में दे रहा हूं, और एक पॉइंट नंबर 9 ये भी न्यू आ गया। एग्जिस्टिंग पॉइंट 6 एंड पॉइंट 9 जो भी आपके पास पहले से हैं उसको हटा के इसकी जगह ये कर लीजिए। अच्छा, कंफ्यूज ये कर लीजिए कि ये अपडेट हो जाए आपको, और ये पॉइंट में पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि साहब इसमें पूरा डिटेल दे रखा है क्या क्या एक्टिविटी कंपनी कर सकती है। तो पॉइंट 6 और पॉइंट 9 के अंदर जो CSR एक्टिविटी दे रखी थी अंडर शेड्यूल 7, उसकी जगह नए पॉइंट 6 एंड नए पॉइंट, और नए पॉइंट क्या हो एग्जैक्टली पूरी एग्जैक्ट लैंग्वेज पूरी प्रॉपर आपको अमेंडमेंट के नोट्स में मिल जाएगी, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 2 पॉइंट नए आ गए हैं, पॉइंट नंबर 6 पुराना हट के नया, एंड पॉइंट नंबर 9 मतलब रिप्लेसमेंट हो गया है, ओल्ड पॉइंट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू पॉइंट। वो न्यू क्या है वो आपके नोट्स में एग्जैक्टली दे रखे हैं। इसी चैप्टर में एक और चेंज है, एक आप पढ़ते हैं फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द ROC, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द ROC, सेक्शन 137। और इस टॉपिक के लास्ट में दे रखा कि इन केस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट किया तो कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टी, कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर क्या पेनल्टी है, सेक्शन 137। मतलब इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ जो पेनल्टी, वो पूरा लास्ट पैराग्राफ मैंने चेंज कर दिया है, एंड नया पेनल्टी आ गई है, रिगार्डिंग पेनल्टी हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द न्यू पैरा, एंड उस न्यू पैरा के अंदर आपको नई पेनल्टी, तो पढ़ लीजिएगा। पेनल्टी पढ़ाने में क्या आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्टली जो नया पैरा है वो मैंने आपको नोट्स में दे दिया है, आपको पढ़ लीजिएगा क्या नई पेनल्टी आ गई। मतलब पूरा पैराग्राफ ही चेंज हो जाएगा, पोल्ड वाले मतलब इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ जो है जो पेनल्टी से रिलेटेड है वो हट जाएगा, उसकी नया, जैसे मैंने नोट्स में कैसे लिखा, अंडर द हेडिंग फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द ROC, सेक्शन 137 मिलेगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉलोइंग न्यू लास्ट पैरा इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग लास्ट पैरा। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग लास्ट पैरा है उसकी जगह इस टॉपिक के अंदर ये नया आ जाएगा, पेनल्टी से रिलेटेड है तो नई पेनल्टी होगी। इसके बाद अकाउंट चैप्टर में 4 चेंजेस आ गए, चारों चेंजेस मैंने बता दिए, क्या क्या चेंजेस आ गए, 4 चेंजेस आपको, ठीक है, अकाउंट चैप्टर के अंदर। एक तो आपका सेक्शन 128 की पेनल्टी, एक सेक्शन 134 की पेनल्टी, एक शेड्यूल 7 के अंदर 2 पॉइंट चेंज होगा, पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 9, और एक सेक्शन 137 की पेनल्टी, ये 4 चेंजेस। अच्छा, एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं, ये सेम चेंजेस तीनों पेपर में, कंपनी लॉ, न्यूज वो सब में है, मैं कुछ नहीं बोला इसका था तीनों पेपर के लिए, कुछ डिफरेंट होगा तो मैं अपने आप बता दूंगा। मतलब जब तक मैं कुछ बता नहीं इसका था तीनों पेपर के लिए स्टार्टिंग होता है, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, एंड ACLP ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम। अच्छा, ACLP जो पेपर एडवांस कंपनी लॉ ओल्ड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, उसमें सेम ये चेंजेस आपको करने हैं, लेकिन चैप्टर का नाम अकाउंट्स नहीं है। ACLP में ये सेम चीज आप ढूंढेंगे, सब अकाउंट्स, ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है। तो अकाउंट्स चैप्टर ACLP में करना है अमेंडमेंट, तो अकाउंट्स नाम का चैप्टर नहीं है, उसकी चैप्टर का नाम है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स। कंटेंट सब सेम है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स। तो कहीं आप अकाउंट चैप्टर ढूंढने परेशान हो जाएगी, सब अकाउंट्स नाम का चैप्टर है जिसमें सर ने चेंजेस बताए। तो अकाउंट्स ACLP पेपर के ये अकाउंट्स नाम का चैप्टर नहीं है, राधा इस चैप्टर का नाम क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स। क्या नाम है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स चैप्टर का नाम है। उस चैप्टर में चेंजेस सेम है, 1 2 3 4 जो चेंजेस आपको मैंने बताए सेम चेंजेस है। तो अकाउंट्स की बजाय चैप्टर का नाम क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स इन ACLP पेपर।
लेकिन कंपनी लॉ न्यू सिलेबस एंड कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, उन दोनों में अकाउंट्स नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंट्स इन बोथ द पेपर कंपनी लॉ न्यू सिलेबस एंड कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस. इज दैट ओके? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, नेक्स्ट चैप्टर. ऑडिट एंड ऑडिटर्स. इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है रेजिग्नेशन बाय एन ऑडिटर. रेजिग्नेशन बाय एन ऑडिटर कि साहब अगर एक कंपनी का ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसमें आप एक पॉइंट पढ़ते हैं कि उसे एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी गिविंग द डिटेल्स और रीजन की उसने क्यों रिजाइन किया, एंड द नेम ऑफ द फॉर्म इज ADT3. ADT3 उसमें यार एक लास्ट पैराग्राफ जो दे रखा है कि अगर वो फाइल नहीं करता और ये फॉर्म नहीं फाइल करता जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके बाद पेनल्टी एंड ऑल दैट. लास्ट पैराग्राफ के अंदर एक आ रहा है कि साहब पेनल्टी उसको 5 लाख रुपए तक लग सकती है, और वो 5 लाख की जगह 2 लाख कर दिया. इसका क्या यहाँ पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया. तो 5 जो रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर से रिलेटेड जो लास्ट पैरा है उसमें पेनल्टी दे रखी है फॉर नॉट फाइलिंग द फॉर्म ADT3. अगर ADT3 नहीं फाइल करता ऑडिटर तो उस केस में पेनल्टी 5 लाख तक जो जा सकती है पेनल्टी, ये कम करके 2 लाख कर दिया. अगेन क्या रिड्यूस कर दिया पेनल्टी. मैंने कहा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, डीक्रिमिनलाइज, रिड्यूस, कई जगह पेनल्टी ओमिट कर दी, तो 5 लाख को कट कर दिया मैंने, उसकी जगह क्या कर दिया 2 लाख कर दिया. तो 5 लाख की जगह 2 लाख पेनल्टी हो गई है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी है रिड्यूस फ्रॉम 5 lakhs to 2 lakhs. नेक्स्ट एक टॉपिक है रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स. रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स, ये जो टॉपिक है रजिस्टर रिटर्न्स, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में यही नाम है चैप्टर का, रजिस्टर रिटर्न्स. लेकिन जो मैं चेंजेस बताने जा रहा हूं और इसमें जो चेंजेस बताऊंगा वो एक्चुअली ACLP के पेपर में, एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस के पेपर में ये जो चेंजेस बताने जो ये आपको मिलेगा मिसलेनियस टॉपिक के अंदर. कहां मिलेगा? मिसलेनियस टॉपिक्स में. तो वहां रजिस्टर रिटर्न्स करके कोई चैप्टर नजर नहीं आएगा, रादर क्या नजर आएगा मिसलेनियस टॉपिक. वहां पे चेंजेस मैं बताने जा रहा हूं. इज दैट क्लियर? तो कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, चैप्टर का नाम ये रजिस्टर रिटर्न. लेकिन ACLP पेपर के लिए चैप्टर का नाम ये नहीं है जो चेंजेस मैं यहां बताने जा रहा हूं. चैप्टर का नाम क्या है? मिसलेनियस टॉपिक्स. क्या नाम है? मिसलेनियस टॉपिक. वहां चेंजेस नजर आएंगे, चेंजेस आपको करने इनकॉर्पोरेट जो मैं बताने जा रहा हूं इस चैप्टर के अंदर. क्या क्या चेंजेस है? पहला एक टॉपिक पढ़ते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एटसेट्रा. सेक्शन 88. उसमें लास्ट पैराग्राफ जो दे रखा है रिगार्डिंग पेनल्टी, मतलब इस टॉपिक के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एटसेट्रा सेक्शन 88, उसमें जो लास्ट पैराग्राफ दे रखा है इस टॉपिक में दैट इज रिगार्डिंग पेनल्टी, वो पूरा पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. लास्ट पैरा रिगार्डिंग पेनल्टी वो पूरा चेंज होएगा और नई पेनल्टी वो पढ़ लीजिएगा, आपके नोट्स में दे रखी, मुझे उसको याद कराने की जरूरत नहीं आपको. ठीक है, उसमें दे रखा कंपनी के ऊपर 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है और कंपनी का ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000 रुपए तक पेनल्टी हो सकती है. ठीक है, पेनल्टी को पढ़ाना क्या हो तो आपको याद करना, यू हैव टू लर्न द फिगर्स की क्या पेनल्टी. लेकिन लास्ट पूरा का पूरा नया पैराग्राफ आ जाएगा इन प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग लास्ट पैरा विच इज रिगार्डिंग पेनल्टी, वो मैंने आपको नोट्स पे दे रखा है. फिर आपको इसके अंदर दूसरा चेंज क्या है? अच्छा, ये जो चेंज है ये पहला, ये चीज आपको मिसलेनियस टॉपिक ACLP में नजर नहीं आएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं ACLP में नहीं है. ठीक है, 3 चेंजेस बता रहा हूं इस टॉपिक के अंदर. ACLP में सिर्फ इसमें एक ही आपको है, ये रजिस्टर मेंबर, ये आपको वहां नजर नहीं आएगा, ये टॉपिक ही आपको कवर नहीं है इन द ACLP पेपर. दूसरा एक टॉपिक है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, सेक्शन 59. इस टॉपिक में लास्ट में पेनल्टी का पैराग्राफ है.
लास्ट पैरा इज रिगार्डिंग पेनल्टी, ये ओमिट हो गया, मतलब इसकी जगह नई पेनल्टी नहीं है, ये ओमिट हो गया. नाउ देयर इज नो पेनल्टी, ओमिटेड. लास्ट पैरा रिगार्डिंग पेनल्टी इट हैज बीन ओमिटेड. ये भी चीज आपको एसीएलपी में नहीं है, एसीएलपी के मिसलेनियस टॉपिक में ये भी नहीं है. तीसरा जो चेंज बताने जाऊं, अंडर द टॉपिक रजिस्टर रिटर्न फॉर कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एंड मिसलेनियस टॉपिक चैप्टर अंडर द इन द एसीएलपी पेपर, वो तीनों पेपर में मिलेगा, एसीएलपी में मिलेगा. और बाकी इसका मतलब ये पहला वाला चेंज, दूसरा वाला चेंज कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस दोनों जगह मिलेगा अंडर द चैप्टर रजिस्टर रिटर्न, मतलब आपको करना है. और तीसरा जो मैं बताने जा रहा हूं वो तीनों पेपर के लिए है, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस किस चैप्टर के अंदर, रजिस्टर रिटर्न. और एसीएलपी के लिए कौन चैप्टर, द मिसलेनियस टॉपिक. वो क्या है, एक टॉपिक आप पढ़ते एनुअल रिटर्न, सेक्शन 92. इस टॉपिक का जो स्टार्टिंग से अगर देखेंगे टॉपिक में, थर्ड पैराग्राफ स्टार्टिंग से, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ, और अगर मान लिया वैसे जिस पेज से हम देखो, पेज वाइज देखो तो जिस पेज पे चेंज, उस पेज से ऊपर से सेकंड पैराग्राफ, मतलब टॉपिक वाइज एक एनुअल रिटर्न जो टॉपिक है सेक्शन 92, उस टॉपिक के स्टार्टिंग से थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जिस पेज पे अमेंडमेंट है उस पेज के हिसाब से देखा जाए उस पेज में ऊपर से सेकंड पैराग्राफ. वो क्या अमेंडमेंट है, पूरा एक पैराग्राफ है, उसको मैंने रिप्लेस करके नया पैराग्राफ बना डाल दिया है. वो मैं पढ़ रहा हूं क्या नया पैराग्राफ है. एवरी कंपनी शैल प्लेस, नया पैराग्राफ क्या करना है, every company shall place a copy of the annual return on the website of the company if any, and the web link of such annual return shall be disclosed in the director report. कौन सा director which is referred to in section 134, you know the director report का section 134. Otherwise the extract of the annual return in form MGT 9 shall be attached with the director. देख क्या मतलब है. अब जो नया रिक्वायरमेंट आ गई, मतलब एक्चुअली पहले भी थी लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं थी, उसको थोड़ा सा और बेटर कर दिया उस पैराग्राफ को, तो इसलिए पहले वाला पैराग्राफ को हटा के कुछ बेटर लैंग्वेज के हिसाब से नया पैराग्राफ दे दिया. वो क्या कर दिया, एक कंपनी की जो एनुअल रिटर्न है, आप एनुअल रिटर्न की एक सॉफ्ट कॉपी आप कंपनी अपनी वेबसाइट या उसका पीडीएफ बना के, हार्ड कॉपी का जो भी आप सॉफ्ट कॉपी बना के आप अपने वेबसाइट पे प्लेस कर दीजिए. अगर कंपनी की वेबसाइट है तो, जरूरी तो नहीं कि हर कंपनी की वेबसाइट हो, वेबसाइट नहीं. और आपने एनुअल रिटर्न ऑफ द जो आपकी कंपनी है जिसको अपनी वेबसाइट पे प्लेस किया, अगर किया है इफ एनी, तो उसका कोई वेब लिंक होगा, एक लिंक होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली वो क्लिक करते वहां पहुंच जाए कोई भी. उस वेब लिंक को आप अपने डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करेंगे, जिससे क्या होगा, डायरेक्टर रिपोर्ट वेब लिंक के साथ एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी इज प्लेस एट दिस वेब लिंक. तो किसी को भी अगर एनुअल रिपोर्ट रिटर्न देखनी है तो उस वेब लिंक को क्लिक करेगा या उस वेब लिंक को टाइप करेगा, एंटर करेगा सिस्टम में, तो सीधा वहां पहुंच जाएगा. अगर ये तो करना है कि आप पहले एनुअल रिटर्न को अपनी वेबसाइट पर प्लेस कीजिए सॉफ्ट कॉपी, और उसका वेब लिंक जो है अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट डिस्क्लोज कीजिए. लेकिन अगर ये नहीं है, ये नहीं मतलब क्या, आपकी वेबसाइट ही नहीं है, या आपकी वेबसाइट ही नहीं कंपनी की, लिखा ना वेबसाइट इफ नहीं, तो आप कैसे प्लेस करोगे, जब प्लेस नहीं करो तो आप उसका वेब लिंक कैसे डिस्क्लोज करोगे डायरेक्टर रिपोर्ट में. तो अल्लाह पता उस केस में अगर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल तो ये करना है. अगर ये पॉसिबल नहीं तो क्या कीजिए कि आप डायरेक्टर रिपोर्ट एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट मतलब समरी आप बनाइए, एंड उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है MGT 9, एक्सट्रैक्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न, और उसको अटैच करना विद द डायरेक्टर रिपोर्ट. उस एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न दैट MGT 9 किसके साथ अटैच करना, टू बी अटैच विद डायरेक्टर रिपोर्ट. ये पहले वाले प्रोविजन में थोड़ी सी क्लैरिटी कम थी, तो पैराग्राफ चेंज करके नया डाल दिया, उसमें क्लैरिटी आ गई कि अगर कंपनी की वेबसाइट है तो आपने एनुअल रिटर्न की सॉफ्ट कॉपी अपनी वेबसाइट पर प्लेस कीजिए, यू जस्ट प्लेस इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, और उसका जो वेब लिंक है दैट यू शुड डिस्क्लोज इन द डायरेक्टर रिपोर्ट. तो क्या होगा, किसी को भी कंपनी की एनुअल रिटर्न देखनी है, वेब लिंक आपको मिल गया, आप टाइप कीजिए अपने ब्राउजर में, एंटर कीजिए, आप वहां पहुंच जाएंगे. लेकिन अगर कंपनी की वेबसाइट ही नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है. तो बोला आप ऐसा कीजिए, एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट बनाइए एज पर द फॉर्मेट ऑफ MGT 9, और उसको किसका अटैच किया, डायरेक्टर रिपोर्ट जब मेंबर्स के पास जाएगी तो अपने आप ही क्या होगा, उन्हें एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न में मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ MGT 9. तो ये एक नया पैराग्राफ आ गया है जिसमें और क्लैरिटी आ गई है. और ये वाला चेंज तीनों पेपर के लिए, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, दोनों पेपर के अंदर कौन सा चैप्टर, रजिस्टर रिटर्न, उस चैप्टर के अंदर, और एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस उसमें भी ये अमेंडमेंट है. एंड ये किस चैप्टर, उसके अंदर चैप्टर का नाम क्या है, मिसलेनियस टॉपिक. क्या नाम है, मिसलेनियस टॉपिक. उसमें आपको ये चेंज करना. नाउ नेक्स्ट,
चैप्टर इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये एसीएलपी में ये चैप्टर नहीं है, तो ये अमेंडमेंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसीएलपी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेबल नहीं, ये चैप्टर वहां पे है ही नहीं। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन certain agreements, सेक्शन 243। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस में एक पेनल्टी दे रखी है जिसका लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ इस टॉपिक के अंडर द लास्ट पैराग्राफ इज रिगार्डिंग द पेनल्टी, वो चेंज हो गया। लास्ट पैरा रिगार्डिंग पेनल्टी, नई पेनल्टी क्या है ये आपको नोट्स में मैंने दे दी है। रिगार्डिंग पेनल्टी मतलब पेनल्टी चेंज हो गई और लास्ट पैरा में पेनल्टी डिस्कस की तो लास्ट पैरा पूरा चेंज हो गया। नाउ द न्यू पेनल्टी अगेन वो रिड्यूस हुई है, सब जगह मतलब पेनल्टी है तो रिड्यूस हुई है, डीक्रिमिनलाइज हुआ है या कई जगह पेनल्टी को ओमिट कर दिया। तो लेकिन ये वाला जो चेंज है तो ये चैप्टर एसीएलपी में है ही नहीं, तो आपको एसीएलपी के लिए रेलिवेंट नहीं है। बाकी कंपनी लॉ न्यू सिलेबस के लिए एंड कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए रेलिवेंट है। वो नई पेनल्टी क्या पढ़ लीजिएगा, इसमें मुझे कुछ बताने का है नहीं। नेक्स्ट आपका टॉपिक जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग टॉपिक के अंदर पहला अमेंडमेंट आपका एक टॉपिक पढ़ते हो प्रॉक्सी। प्रॉक्सी टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है कैनवेसिंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। कैनवेसिंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। कि साहब कंपनी में कोई भी ऑफिसर कैनवेसिंग नहीं कर सकता, करेगा तो पेनल्टी है एंड ऑल दैट, पढ़ते ना वहां पे। तो जो पहला पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस है इस टॉपिक के अंदर, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट सेंटेंस है, उसमें जो पेनल्टी थी वो चेंज हो गई। वो क्या हो गई देखिए, अब नई पेनल्टी क्या हो, इन केस ऑफ डिफॉल्ट एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इशूड द इन्विटेशन, इन्विटेशन मतलब कैनवेसिंग कर रहा है, शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपये। पहले ज्यादा था, पहले 1 लाख रुपए थी, अब उसकी जगह 50,000 रुपये हो गई, मतलब पेनल्टी आधी कर दी। ठीक है। और दूसरा, हाउ एन ऑफिसर शैल नॉट बी सो लायबल, अगर दो कंडीशन, पहले शैल नॉट बी सो पनिशेबल, और पनिशेबल वर्ड की जगह क्या कर दिया, लायबल कर दिया। एक्चुअली पनिशेबल से ऐसा लगता है इम्प्रिजनमेंट है, तो कई जगह पनिशेबल वर्ड को हटा के लायबल भी किया है, मतलब ऐसा लगता है सिविल ऑफेंस में, क्रिमिनल ऑफेंस को सिविल ऑफेंस कर दिया। इसका मतलब क्या है, एक तो पेनल्टी फॉर कैनवेसिंग 1 लाख से 50,000 कर दी, और अगले पैराग्राफ में बोला कि पनिशेबल वर्ड को रिप्लेस कर दिया लायबल से। यही चेंज है, मतलब मेनली पेनल्टी चेंज होगी फ्रॉम 1 लाख टू 50,000 रुपये, चेंज होगी, रिड्यूस हो गई है। ठीक है, मतलब पहले 1 लाख की पेनल्टी थी, अब उसकी जगह 50,000 हो गई, और पनिशेबल वर्ड की जगह लायबल वर्ड हो गया। सॉरी 50,000 हो गई, टिक ये क्रॉस लगा दी, और लायबल हो गया ये चीज। लेकिन मैंने क्या किया, आपको नोट्स में जो अमेंडमेंट के नोट्स है उसके अंदर पूरा का पूरा टॉपिक ही दे दिया कि साहब पूरा नया टॉपिक, और उसके अंदर उस टॉपिक के अंदर मैंने वो पोर्शन को बोल्ड कर दिया, हाईलाइट कर दिया बोल्ड और इटैलिक करके, जो उसमें चेंज है। लेकिन मैंने पूरा टॉपिक को रिप्रोड्यूस कर दिया कि पूरा टॉपिक ही नया ये पढ़ लीजिए, लेकिन उसके अंदर सिर्फ पेनल्टी चेंज हुई है और वर्ड पनिशेबल की जगह लायबल हुआ है। तो मैंने उस पोर्शन को जो चेंज हुआ है, टॉपिक तो पूरा डाल दिया मैंने अमेंडमेंट के नोट्स में, लेकिन मैंने क्या किया उसके अंदर वो पोर्शन को आपको हाईलाइट कर दिया है, जैसे आपको पता लगे यहां चेंज है। नेक्स्ट जनरल मीटिंग टॉपिक के अंदर और क्या चेंज है देखिए, एक टॉपिक पढ़ते हो रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स। सेक्शन 117, जिसमें एमजेटी अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन फॉर्म एमजेटी 14 फाइल होता है। तो इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में पेनल्टी दे रखी है, अगर वायलेशन होता है क्या पेनल्टी है। लास्ट पैरा रिगार्डिंग पेनल्टी, पूरा पैरा चेंज कर लेना, और नए पैरा के अंदर जो आपके अमेंडमेंट के नोट्स में दे रखा है उसमें नई पेनल्टी आपको नजर आ जाएगी। तो इसका टॉपिक है जो लास्ट पैरा है रिगार्डिंग पेनल्टी, वो पूरा चेंज हो जाएगा, और नया पैरा में जो मैंने आपको अमेंडमेंट के नोट्स में दे रखा है उसमें आपको नजर आ जाएगा क्या नई पेनल्टी है, तो पूरा पैरा रिप्लेस कर दीजिएगा रिगार्डिंग द पेनल्टी।
तो these are the changes in the topic general meetings. Next, appointment and qualification of directors. This is a chapter. इसके अंदर जो चेंजेस है, नंबर 1, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप सेक्शन 165, नंबर ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 165, इसमें जो पेनल्टी का जो लास्ट में इस टॉपिक के अंदर जो लास्ट में पेनल्टी अलग से सब टॉपिक दे रखा है वो चेंज हो गई, नई पेनल्टी आ गई। वो क्या पेनल्टी देखिए कि आप जानते हैं साहब 20 कंपनी की लिमिट है कि 20 कंपनी से ज्यादा में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ये बोला नई पेनल्टी जो है आपको न्यू पेनल्टी, अमेंडमेंट नोट्स में सब दे रखा है। इफ अ पर्सन एक्सेप्ट, जो अमेंडमेंट के नोट्स आपको मिलेंगे, ए पर्सन एक्सेप्ट्स एन अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन, मतलब 20 से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है, he shall be liable to penalty of 20,000 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट, मतलब 20 कंपनीज के बाद पहली बार आपको अगर उसने 20 से ऊपर कंपनी में चला गया तो 20,000 रुपए पर डे, 20,000 रुपीज पर डे, एवरी डे के साथ पेनल्टी है। ड्यूरिंग विच सच वायलेशन कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, मतलब 20,000 रुपए पर डे के साथ मीटर। जैसे जिस दिन आपने 20 कंपनी से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टरशिप ले ली, तो मान लिया आज ले ली, तो आज से आपके 20,000 रुपए पर डे के साथ पेनल्टी चालू हो गई, लेकिन मैक्सिमम पेनल्टी 2 लाख रुपए तक जा सकती है। मान लिया उस बंदे ने कंटिन्यूअसली 15 दिन तक मान लिया कंटिन्यूअसली 20 कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर रहा। 15 दिन के बाद उसने अपनी पोजीशन को ठीक कर लिया, कुछ कंपनी में डायरेक्टरशिप छोड़ दी, लेकिन 15 दिन का डिफॉल्ट है, तो 20,000 रुपए पर डे के हिसाब से 15 दिन का 3 लाख रुपए हो गया, लेकिन मैक्सिमम पेनल्टी कितनी 2 लाख लगी। तो हमने एक अपर लिमिट लगा दी कि 20,000 रुपीज पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। अगर वो कैलकुलेशन आपको 2 लाख से ऊपर जाती है तो वी रेस्ट्रिक्टेड टू द लिमिट ऑफ 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा पेनल्टी नहीं होगी। यहां भी पेनल्टी को रिड्यूस किया। दूसरा जो चेंज है इस चैप्टर के अंदर, इसी के पास एक टॉपिक पढ़ते हैं वेकेशन ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स। वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिस का डायरेक्टर का ऑफिस कब कब वेकेट, सेक्शन 167 पढ़ते हो ना। तो सेक्शन 167 का सबसेक्शन 2 जो है इसमें पेनल्टी दे रखी है। सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 से पेनल्टी दे रखी है, तो ये पूरा सबसेक्शन 2 चेंज हो गया रिगार्डिंग द पेनल्टी, एंड वो नया आ गया है। और उसमें ये आ गया कि सब अगर कोई बंदा किसी कंपनी का में उसका डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर ऑफिस वेकेट हो गया है और फिर भी वो उस कंपनी में डायरेक्टर की तरह फंक्शन कर रहा है, मतलब हिज ऑफिस हैज बीन वेकेटेड बट स्टिल ही इज फंक्शनिंग एज ए डायरेक्टर, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए से कम नहीं और 5 लाख से ज्यादा नहीं, मतलब इतनी पेनल्टी लग सकती है। नॉट लेस देन 1 लाख और नॉट मोर देन 5 लाख, इस रेंज में कुछ भी पेनल्टी लग सकती है। इन केस ही कंटिन्यूज टू एक्ट एज डायरेक्टर इन दैट कंपनी वेयर हिज ऑफिस हैज बीन वेकेटेड एज पर सेक्शन 167, ही शुड नॉट कंटिन्यू टू फंक्शन एज ए डायरेक्टर, बट फिर भी कर रहा है तो ये पेनल्टी, पहले पेनल्टी ज्यादा थी अब कम कर दी, एंड मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 5 lakhs। नेक्स्ट चैप्टर, meetings of board and its powers। Meetings of board and its powers। पहला, disclosure of interest by director। सेक्शन 184 पढ़ते हैं ये टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर जो सबसेक्शन 4 है दैट इज रिगार्डिंग पेनल्टी, सेक्शन 184 सबसेक्शन 4 रिगार्डिंग पेनल्टी, वो रिप्लेस हो गया, नया सबसेक्शन 4 आ गया। एंड जो नई पेनल्टी देखिए आ गई, इफ ए डायरेक्टर, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 184, if a director of the company contravenes the provisions of section 1 or subsection 2, such director, subsection 1 or subsection 2 of section 184, such director shall be liable to penalty 1 lakh rupees। और सीधा सीधा 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है अगर सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 कोई डायरेक्टर वायलेशन करता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले पेनल्टी ज्यादा थी। इसका था पेनल्टी चेंज हो गई,
नई पेनल्टी आ गई, सबसेक्शन 4 नया आ गया, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, एक आप सेक्शन 186 पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन ओन नेम। इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। सेक्शन 187। इस टॉपिक के अंदर भी जो लास्ट पैराग्राफ है दैट इज रिगार्डिंग पेनल्टी, वो नया हो गया, पेनल्टी चेंज हो गई है। लास्ट पैरा रिगार्डिंग पेनल्टी वो चेंज हो गया है एंड नई पेनल्टी आ गई, रिड्यूस पेनल्टी। तो नई पेनल्टी क्या आ गई, वो नया पैरा क्या होगा इन प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग पैरा, वो आपको अमेंडमेंट के नोट्स में दे रखा है। कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000 रुपए तक पेनल्टी है। ये नई पेनल्टी, पहले ज्यादा थी, कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए तक की हो गई है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000 रुपए तक। ये नई पेनल्टी आ गई है अंडर सेक्शन 187। इससे रिलेटेड लास्ट पैराग्राफ में मेरे दे रखा पेनल्टी, उसकी जगह नया पैराग्राफ कर लीजिए। तीसरा, इसी चैप्टर के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188। सेक्शन 188, सेक्शन 188 में सबसेक्शन 5 दैट इज रिगार्डिंग पेनल्टी। सेक्शन 188 सबसेक्शन 5 दैट इज रिगार्डिंग पेनल्टी, वो नया आ गया। नाउ देयर इज अ न्यू सबसेक्शन 5। अब नई पेनल्टी क्या आ गई, जो आपके अमेंडमेंट नोट्स में दे रखा है। सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 188, एनी डायरेक्टर, एनी अदर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी हु हैड एंटर्ड इनटू और ऑथराइज द कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन दिस सेक्शन। मतलब 188 के वायलेशन में अगर कोई डायरेक्टर या कंपनी का एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट करता है या कोई अरेंजमेंट करता है तो उसके ऊपर लाइबिलिटी क्या है। इन केस ऑफ लिस्टेड, अगर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी जिसके डायरेक्टर ने वायलेशन किया, बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 25 लाख रुपीज। मतलब अगर लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर ने ऐसा किया है, ऑफिसर ने किया, एम्प्लॉय ने किया है, तो 25 लाख रुपए तक पेनल्टी है। इन द केस ऑफ एनी अदर कंपनी दैट इज अनलिस्टेड कंपनी, 5 लाख रुपए तक पेनल्टी है। इसका मतलब अगर कोई लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर या कोई एम्प्लॉय ऑफिसर अगर सेक्शन 188 का वायलेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन कर देता है तो उसका 25 लाख रुपए तक पेनल्टी है, और अनलिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऐसा कर देता है उसको 5 लाख रुपए तक पेनल्टी। तो ये पेनल्टी पहले ज्यादा थी, अभी रिड्यूस हो गई। अब क्या रिड्यूस हो गई है, तो सेक्शन 188 सब सेक्शन 5 में जो पेनल्टी तो पूरा चेंज हो गया है। नाउ देयर इज अ रिड्यूस पेनल्टी। वो क्या है मैंने बता दिया, वो नोट्स में आपको दे रखा है। नेक्स्ट चैप्टर, अपॉइंटमेंट and remuneration of KMP, की मैनेजर पर्सन। इसके अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट फॉर बिगर कंपनीज। सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट या सेक्रेटरी ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज, सेक्शन 204 पढ़ते हैं ना। इसमें सबसेक्शन 4 जो है, सेक्शन 204 का सबसेक्शन 4 रिगार्डिंग पेनल्टी वो चेंज हो गया। सबसेक्शन 4 204 सबसेक्शन 4 रिगार्डिंग पेनल्टी वो चेंज हो गया। अगेन रिड्यूस हो गया पेनल्टी। क्या आ गया, इफ अ कंपनी और एनी ऑफिसर कंपनी और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन दिस सेक्शन, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर कंपनी और द कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपीज। मतलब सीधा कंपनी के ऊपर, कंपनी का ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर और प्रैक्टिसिंग सीएस जो सेक्रेटरी ऑडिट करता है, वो अगर इस सेक्शन का वायलेशन करते हुए कुछ करते हैं तो इनके ऊपर 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। पहले ज्यादा थी, नाउ द अमाउंट हैज बीन रिड्यूस, द पेनल्टी हैज बीन रिड्यूस। तो आप देखो बाय एंड लार्ज मैंने जितने अमेंडमेंट्स कराए हैं, या तो पेनल्टी कम हुई है, या पेनल्टी हट गई है, ओमिट हो गई है, या इम्प्रिजनमेंट हट गया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। मैंने बताया ना कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का मेन ऑब्जेक्टिव ही है, और मोस्टली सारे चेंज आप देख रहे हैं उसी तरीके के आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि जो अमेंडमेंट्स आए हैं थ्रू द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 रेलेवेंट फॉर जून 2021 एग्जाम। लास्ट में मैं एक दो छोटी बड़ी चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं। जो अमेंडमेंट नहीं एडिशन है, एडिशन का मतलब क्या है, कुछ नई चीजें बता रहा हूं जो कि आपकी पहले और वो नई चीजें आई हैं। मतलब वो एग्जिस्टिंग टॉपिक्स के अंदर अमेंडमेंट नहीं है, एक न्यू टॉपिक्स कह सकते हैं, सर न्यू टॉपिक्स। तो मैंने एक लास्ट में जो नोट्स आपको जो मिलेगा अमेंडमेंट के उसमें लिख दिया मैंने मिसलेनियस टॉपिक, हो सकता है मैंने मिसलेनियस टॉपिक मतलब नए टॉपिक्स हैं, एंड वो थोड़ा सा मैं बता देगी क्या चीज।
ये आप एग्जिस्टिंग जो आपकी बुक है या मटेरियल उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ये अलग से पढ़ना है, पूरे नोट्स है, पूरी टॉपिक है। तो कहते थे न्यू टॉपिक्स। इसमें मिसलेनियस टॉपिक में दो टॉपिक हम लेंगे। एक तो आपका कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CFSS 2020, कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। ये क्या है देखिए, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च की थी 2020 में, और ये स्कीम जो चली है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 दिसंबर 2020। आई थिंक पहले 30 सितंबर 2020 तक थी, उसको 3 महीने के लिए बाद में एक्सटेंड कर दिया था, तो ओवरऑल 31 दिसंबर 2020 तक चली। 1 अप्रैल 2020 आई थिंक पहले 6 महीने के लिए थी, बाद में 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया था। तो ओवर स्कीम 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक चली। ये स्कीम क्या चीज मैं बताता हूं आपको। देखिए, बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए थे। आप जानते हैं, दे डिले या दे हैव नॉट फाइल्ड, दे डिले इन फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स, डिले इन फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स। आप जानते हैं कि सब कंपनीज आर रिक्वायर्ड to file the various documents, various forms in various contexts with the ROC, various documents, various forms with the registrar of company in various contexts। और कंपनीज, कई कंपनी ने वो फाइल नहीं करके दे डिले। अब जब डिले होता है तो उसमें 2-3 इशू आते हैं। अब डिले फॉर्म फाइल करेंगे लेट, तो लेट फीस लगती है, एडिशनल फीस लगती है, नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस। एक तो खर्चा बढ़ जाता है, दूसरा क्या होता है, कई बार फॉर्म लेट फाइल होते हैं तो एडिशनल फीस तो आपको पे करनी है। इसके अलावा आरओसी आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी फाइल कर सकता है, मतलब आप वो केसेस भी फाइल कर सकता है फॉर डिलेइंग इन फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग द फॉर्म्स। 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक तो एडिशनल फीस की प्रॉब्लम है कि आपको एडिशनल फीस भी पे करनी पड़ेगी, लेट फीस कंपनी हैज टू पे, उसके बाद ही फाइल होगा, उसके बिना फाइल नहीं होगा। प्लस आरओसी कंपनी के अगेंस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग द डॉक्यूमेंट, उसकी प्रोसिक्यूशन भी फाइल कर सकता है। ये 2 इश्यूज हैं। इस चक्कर में कई सारी कंपनी फाइल ही नहीं करती, बोलते जो होगा देखा जाएगा। अब इनको ये लग रहा था कि साहब ये तो, और इतने कंपनीज के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फाइल करना, इतने डिफॉल्ट्स हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक स्कीम लॉन्च की, उसका नाम है कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम एंड CFS। उसको कब से स्टार्ट हुई थी, 1 अप्रैल 2020, कब तक चली, 31 दिसंबर 2020, मतलब 9 महीने चली, 9 मंथ्स, 1 अप्रैल 2020, 31 दिसंबर 2020। अच्छा, ऐसी कंपनी जिन्होंने डिले कर रखा, जिन्होंने फाइल नहीं किया था, ऐसी कंपनी को एक टर्म दे दिया, नाम है डिफॉल्टिंग कंपनीज। इस स्कीम के अंदर नाम है डिफॉल्टिंग कंपनीज। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके फाइल में फाइल करने में लेट है, उनको बोले बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। डिफॉल्टिंग कंपनी, बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एक टर्म दे दिया बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब ये स्कीम क्या बोलती है, जो कि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुई 31 दिसंबर। तो मैंने पहले बैकग्राउंड बता दें कि क्या समस्या थी, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए स्कीम लाएगी कि साहब अगर आप डिफॉल्टिंग कंपनी हैं और आपके कुछ बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स लेट हो गए, फाइल नहीं आपने नहीं किए, तो अगर आप इस पीरियड में 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 जब तक स्कीम चली, अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपको सिर्फ नॉर्मल फीस पे करनी है, कोई एडिशनल फीस करने की जरूरत, पे करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एडिशनल फीस, सिर्फ नॉर्मल फीस पे करनी है अगर आप इस पीरियड में वो डॉक्यूमेंट्स, बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देते हैं। प्लस आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन भी नहीं होगा। तो दोनों जो समस्या थी खत्म हो गई कि साहब ठीक है हम लेट हो गए थे एंड ऑल दैट, तो एडिशनल फीस एक कॉस्ट है, लेट फीस, उसकी वजह से लोग और रिलेक्टेड होते हैं कि नहीं फाइल करेंगे, वो इतने पैसे लगेंगे, प्लस प्रोसिक्यूशन भी हो सकता था। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला कि साहब एक 9 महीने के विंडो देते हैं, मतलब 9 महीने का पीरियड देते हैं कि आपके जो भी गलतियां उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का मतलब क्या है, इस पीरियड में आप बिलेटेड डॉक्यूमेंट फाइल कीजिए, आप सिर्फ नॉर्मल फीस फाइल कीजिए, जो नॉर्मली आप टाइम पीरियड से विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड फॉर्म फाइल करते हैं तो नॉर्मल फीस लगती है, वही पे करना है, एडिशनल फीस नहीं पे करना, ना आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन होगा। तो इसका तो दोनों बेनिफिट हो गया, एडिशनल फीस भी बच गई और प्रोसिक्यूशन भी नहीं होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम लाएगी थी, इस पीरियड में आप फाइल कर। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, प्रोसिक्यूशन सिर्फ फॉर्म फाइल करने से रिलेटेड जो प्रोसिक्यूशन, उससे एग्जेम्पशन मिल रही है।
अगर कोई और चीजों से रिलेटेड मतलब उसका कोई कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट आ रहा है तो उससे प्रोसिक्यूशन से एग्जेम्पशन नहीं मिल रही। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक टॉपिक पढ़ते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42, एक टॉपिक पढ़ते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42। तो सेक्शन 42 में, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, उसमें एक पॉइंट आता है कि साहब जिस दिन आपने अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कर दी ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, उसके 15 दिन के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PS3 फाइल करना विद आरओसी। पढ़ते हो ना, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PS3, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट सिक्योरिटी चैप्टर रिलेटेड है, PS3 फाइल करना विद आरओसी विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटिंग द सिक्योरिटीज अंडर द ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। फिर उसमें एक पॉइंट आता है कि आप जो पैसा आपने कलेक्ट किया है बाय प्राइवेट प्लेसमेंट सिक्योरिटी, कंपनी कैन नॉट यूटिलाइज दैट मनी विदाउट फाइलिंग द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद आरओसी। मतलब कि आप पहले रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करेंगे PS3 विद आरओसी एंड उसके बाद उस पैसे को यूटिलाइज करेंगे, उससे पहले यूटिलाइज। अब दो बातें, अगर एक कंपनी ने PS3 फाइल करने में लेट कर दिया, 15 दिन में फाइल नहीं किया, क्या वो बिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गया? ये सुनो, अब वो कंपनी इस पीरियड में वो बिलेटेड डॉक्यूमेंट फाइल कर रही है, तो एक तो आपको जो लेट फीस है वो नहीं लगेगी, खाली नॉर्मल फीस लगेगी। और ये जो PS3 फाइल करने में आपने लेट कर दिया था तो उसके लिए जो प्रोसिक्यूशन आरओसी कर सकता था उससे भी एग्जेम्पशन मिल गई। लेकिन अगर आपने मान लिया, उसमें एक पॉइंट और भी था कि आप बिना PS3 फाइल किए हुए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आप पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो पैसा आपने कलेक्ट किया बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। अब पता चला कंपनी ने उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया, मतलब PS3 फाइल नहीं किया, तो PS3 तो कंपनी अब फाइल करे ड्यूरिंग दिस पीरियड अंडर दिस स्कीम CFSS, और आपने पहले ही उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया पेंडिंग विदाउट फाइलिंग द रिटर्न अलॉटमेंट, और उस पैसे का जो आपने कलेक्ट किया था बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, उससे रिलेटेड जो आपका अब वो भी तो एक वायलेशन है, वो फॉर्म फाइलिंग से रिलेटेड वायलेशन नहीं है। वो लॉ मना करा कि यू कैन नॉट यूटिलाइज दैट मनी विदाउट फाइलिंग द रिटर्न अलॉटमेंट, आपने यूटिलाइज कर लिया, तो उसकी जो प्रोसिक्यूशन होगी, उससे रिलेटेड जो प्रोसिक्यूशन होगी कि आपने गलत किया, उसके लिए आरओसी जो प्रोसिक्यूशन, उससे कोई एग्जेम्पशन नहीं, उससे कोई एग्जेम्पशन नहीं। मेरा कहने का मतलब ये, यहाँ पे एग्जेम्पशन है, मतलब एडिशनल फीस वेव ऑफ होगी अगर इस पीरियड में आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं। दूसरा जो प्रोसिक्यूशन हो सकता था वो प्रोसिक्यूशन से आपको एग्जेम्पशन मिल गई, लेकिन एग्जेम्पशन जो मिल रही है ओनली रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न्स। लेकिन अगर उसके अलावा और कोई कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट आ रहे हैं उसकी वजह से प्रोसिक्यूशन हो सकती है, तो उन प्रोसिक्यूशन से आपको एग्जेम्पशन नहीं। जैसे अभी मैंने बताया कि साहब फॉर्म बिना फाइल किए हमने पैसे यूज कर लिए, उसकी वजह से जो प्रोसिक्यूशन उससे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, वो प्रोसिक्यूशन अभी भी फाइल हो सकता है। तो ये मोटी मोटी स्कीम, उसके पर्पज ये था कि साहब जितना पेंडिंग जो है, जो डिलेड बिलेटेड डॉक्यूमेंट सब फाइल करें, तो गवर्नमेंट को भी एक बार रेवेन्यू मिल जाए, चाहे नॉर्मल फीस ही मिल रही है बट पैसे मिल जाएंगे ना। एंड अननेसेसरी इतने सारे प्रोसिक्यूशन और सब, मतलब चीजें क्लीन अप, कैसे क्लीन अप, एक क्लीनिंग प्रोसेस है कि साहब जो भी कचरा हो रखा है, जो लोग लेट हो गए हैं, फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक मौका दिया, एक विंडो दे दी जिसके थ्रू आप फाइल कर सकते हैं विदाउट एडिशनल फीस एंड विदाउट एनी प्रोसिक्यूशन रिलेटिंग टू द डिले इन फाइलिंग द डॉक्यूमेंट, बट ओनली उससे रिलेटेड प्रोसिक्यूशन एग्जेम्पशन है। कोई कॉन्सिक्वेंशियल चीजों का एग्जेम्पशन प्रोसिक्यूशन उससे एग्जेम्पशन नहीं है। अच्छा, ये स्कीम कुछ कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होते। कौन से केसेस में? द CFS कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 shall not apply. Number 1, to companies against which action for final notice for striking of the name under section 248 of Companies Act 2000 has already been initiated by the authority. अच्छा, आप पढ़ते हो ना स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम अंडर सेक्शन 248, अगर उसके लिए ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है बाय द अथॉरिटी, तो उस केस में वो कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, CFSS का, मतलब इसका बेनिफिट नहीं ले सकती। दूसरा, वे द एनी कंपनी एप्लीकेशन हैज बीन ऑलरेडी बीन फाइल्ड। देखिए, दो चीज पढ़ा आपने, एक कंपनी खुद आपको अपने नाम को स्ट्राइक ऑफ करवाने के लिए सुओ मोटो अप्लाई कर सकती है, वो लगे, या आरओसी आपको नोटिस सब कर सकता है फॉर सर्टेन डिफॉल्ट कि आपका नाम स्ट्राइक ऑफ होगा। दोनों में से कोई भी केस है, अगर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो आप इस स्कीम के अंदर नहीं जा सकते। तो कंपनी विच हैव बीन अमलगेमेटेड, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी अमलगेमेट हो गई अंडर अरेंजमेंट और कॉम्प्रोमाइज, तो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, अमलगेमेटिंग कंपनी, तो वो कंपनी स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकती। नेक्स्ट, वे एप्लीकेशंस हैव ऑलरेडी बीन फाइल्ड फॉर ऑब्टेनिंग द डोरमेंट स्टेटस अंडर सेक्शन 455। अगर किसी कंपनी ने डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए अप्लाई कर दिया अंडर 455, फिर वो आपको इस स्कीम का बेनिफिट, उस स्कीम का बेनिफिट ले सकती। वैनिशिंग कंपनी, वैनिशिंग का मतलब जिसका पता ही नहीं है, गायब हो गए, डायरेक्टर गायब हो गए, ऑफिस बंद है, पता ही नहीं कौन कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, ऑफिस कुछ पता ही नहीं चला, मतलब किसी को हम कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे, कंपनी मतलब वैनिश हो गई। कई बार नहीं होता, तो उस कंपनी का कोई ठौर ठिकाना नहीं पता चला, उसके डायरेक्टर कहाँ है, सब गायब हो गए, तो इसका डिफॉल्टर्स हैं, ऐसी कंपनी भी इसका बेनिफिट नहीं ले सकती। इसका पर्पज ये है कि आपके अगेंस्ट कोई मेजर इशू नहीं है, आप ठीक ठाक कंपनी है, आप कोई बहुत बड़ा डिफॉल्टर नहीं है। ओनली प्रॉब्लम इज आपने कुछ फॉर्म्स फाइल करने में डिले कर दिया है,
एंड उसको आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक विंडो दे दी 9 मंथ्स की, कि जिसमें आप सिर्फ नॉर्मल फीस 5 पे करके कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई फॉर्म है रिलेटिंग टू ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज SS7, या कुछ चार्ज से रिलेटेड कोई फॉर्म्स है CHG1, CHG4, CHG8, CHG9, तो इससे रिलेटेड फॉर्म्स भी आप इस स्कीम के अंदर फाइल नहीं कर सकते। मतलब आप CFS 2020 का इस्तेमाल करके SS7 जो इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल फॉर्म होता है, या चार्ज से रिलेटेड जो फॉर्म्स है, इनको आप फाइल नहीं कर सकते अंडर दिस स्कीम, वो अलाउड नहीं। अच्छा, इसी में एक चीज में इसके साथ स्कीम कंप्लीट होगी। चार्ज से रिलेटेड जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स रिलेटिंग टू चार्ज, इससे रिलेटेड जो फॉर्म्स हैं वो CFSS कॉर्पोरेट फाइलिंग कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 में अलाउ नहीं किया। ये साहब उससे रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड जो फॉर्म्स है इस स्कीम के अंदर फाइल, अगर आपका डिले हो गया तो आपको डिले लेट फीस के साथ एडिशनल फीस के साथ प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, वो सब कुछ है। लेकिन बाद में इंडस्ट्री में डिमांड उठेगी साहब इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तो उसके लिए एक नई स्कीम लाई गई। वो CFSS में कवर्ड नहीं, वहां तो अलाउड ही नहीं था कि चार्ज से रिलेटेड फॉर्म्स आप उस स्कीम के अंदर नहीं फाइल कर सकते, तो इसके लिए एक नई स्कीम लेके आए। देखो क्या, ये दूसरा मिसलेनियस टॉपिक हो गया, स्कीम फॉर रिलैक्सेशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग चार्ज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये नई स्कीम लेके आए, ये बाद में आई थी। और स्कीम के अंदर सिर्फ 2 फॉर्म्स के रिस्पेक्ट में अलाउ किया है, दैट इज CHG1 एंड CHG9, जो आपको जानते हैं क्रिएशन या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज में यूज होता है। कि अगर एक कंपनी चार्ज क्रिएट करती है या एग्जिस्टिंग चार्ज को मॉडिफाई करती है, तो क्रिएशन के पर्टिकुलर्स या मॉडिफिकेशन के पर्टिकुलर ROC को फाइल करने पड़ते हैं। अगर वो चार्ज किसी और के फेवर अदर देन डिवेंचर होल्डर से फेवर से अलावा है, तो CHG1 में इसकी डिटेल्स आती है, और अगर डिवेंचर होल्डर्स के फेवर में आपने क्रिएट किया या एग्जिस्टिंग चार्ज को मॉडिफाई किया तो CHG9 में जाती है। ये डिवेंचर होल्डर से रिलेटेड है या अदर्स क्रिएटर्स रिलेटेड है, जिसके बाद चार्ज क्रिएट किया या मॉडिफाई किया, दोनों का सेम फॉर्म होता है CHG1 एंड क्रिएशन में भी CHG1 CHG9 एंड मॉडिफिकेशन में CHG1 CHG9। अगर चार्ज क्रिएट या मॉडिफाई रिलेटिंग टू एनी क्रिएटर अदर देन डिवेंचर होल्डर CHG1 एंड रिलेटिंग टू डिवेंचर होल्डर CHG9। याद होगा साहब ने चार्ज भी पढ़ा है। तो ये स्कीम भी आई फॉर रिलैक्सेशन टाइम, इट इज ओनली रिस्पेक्ट ऑफ 2 फॉर्म्स रिलेटिंग चार्जेस CHG1 एंड CHG9। इसका मतलब जो सेटिस्फेक्शन रिलेटेड जो चार्ज के फॉर्म है CHG4, और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं वो कंडोनेशन ऑफ डिले CHG8 सेटिस्फेक्शन, इससे रिलेटेड ये स्कीम अप्लाई नहीं होती। मतलब इसके लिए कोई कंडोनेशन नहीं है। CHG4 मतलब इस स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं है, CHG4 CHG8 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इट मीन दैट ये आपको हटा दीजिए। इसका मतलब पहली बार जो CFSS पढ़ा, दैट इज कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020, उसके अंदर चार्ज से रिलेटेड कोई भी फॉर्म आप नहीं फाइल कर सकते, चाहे वो CHG1 हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो। लेकिन नई स्कीम एक आई, बाद में डिमांड उठेगी साहब चार्ज में भी कोई रिलैक्सेशन होना चाहिए, तो एक नई स्कीम क्या लिया है, स्कीम फॉर रिलैक्सेशन टाइम फॉर फाइलिंग द चार्ज रिलेटेड डॉक्यूमेंट। एंड इस स्कीम के अंदर 2 तरह के फॉर्म क्रिएशन और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड CHG1 CHG9, इनमें रिलैक्सेशन ग्रांट किया है। CHG4 और CHG8 जो सेटिस्फेक्शन रिलेटेड है उसमें कोई रिलैक्सेशन ग्रांट नहीं किया। एक तो मोटी मोटी बात होगी। इस स्कीम के अंदर क्या दे रखा है, ये जो स्कीम है इसके अंदर क्या दे रखा है, मैं एक मोटी बात बताता हूं। देखिए, एक कट ऑफ डेट लेते हैं 1 मार्च 2020, और एक डेट लेते हैं 31 दिसंबर 2020। 10 मंथ्स का पीरियड है, 1 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020, 10 मंथ्स पीरियड, 10 महीने हो गए ना। मार्च से लेके 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक 2020, 10 मंथ्स का पीरियड है। मतलब हम ये मान के चलें कि ये 10 महीने का जो पीरियड, हम इसको इंक्लूड ही नहीं करें, इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं इन कैलकुलेशन ऑफ टाइम रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ फॉर्म CHG1 एंड CHG9 रिलेटिंग टू क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन चार्ज। मतलब इस पीरियड हम काउंट ही नहीं कर रहे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया मैं समझा, मतलब एक मोटी मोटी प्रिंसिपल ही मैंने समझा दी। अब देखिए,
मान लिया कोई चार्ज, अब ध्यान सुनिएगा, दो केस बना दिए। ऐसा करते हैं, केस नंबर ए, पहले केस ए, अगर कोई चार्ज क्रिएट हुआ 1 मार्च 2020 से पहले या मॉडिफाई हुआ 1 मार्च 2020 से पहले, और जो टाइमलाइन है फॉर फाइलिंग द CHG1 और CHG9 रिलेटिंग टू द क्रिएशन मॉडिफिकेशन चार्ज, वो लैप्स नहीं किया था इस डेट से पहले। मतलब क्या हुआ, चार्ज जो क्रिएट हुआ, केस ए देखिए, चार्ज में खाली क्रिएट बोला, इंप्लाइड मॉडिफिकेशन के लिए सेम अप्लाई होगा। बिफोर चार्ज क्रिएटेड बिफोर, मैं खाली क्रिएशन बोला, मॉडिफिकेशन सेम अप्लाई हुआ। बिफोर 1 मार्च 2020 एंड timeline for filing the form has not expired before 1 March 2020, has not expired before 1 March, मतलब अभी टाइमलाइन जो भी, मतलब 30 डेज में बात करते हैं ना, फाइल करना होता है CHG1 या CHG9, मतलब वो 30 दिन अभी खत्म नहीं हुए थे, इसका 30 दिन अभी चल रहे थे 1 मार्च 2020, मतलब अभी भी हम 1 माह उससे पहले टाइम खत्म नहीं होता, मतलब 30 दिन अभी चल रहा था और ये डेट आ गई 1 मार्च 2020। ये केस है। और इस केस में क्या दे रखा है, इसमें क्या होगा, इसका एक टाइम पीरियड चल रहा था, इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें रिलैक्सेशन क्या किया, ये केस समझ में आ गया सबको। चार्ज क्रिएटेड और मॉडिफाइड बिफोर दिस डेट एंड टाइमलाइन फॉर फाइलिंग द फॉर्म हैज नॉट एक्सपायर्ड, मतलब 30 दिन बीते नहीं थे और 1 मार्च 2000, मतलब मान लिया लेट्स से 15 मार्च 2020 को चार्ज क्रिएट हुआ, तो 15 मार्च से 30 दिन के अंदर हम CHG1 या CHG9 फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाला केस हो गया, चार्ज भी क्रिएट हो इस डेट से पहले और 30 दिन अभी बीते नहीं थे इस डेट को, ठीक है, ये वाला केस हो गया। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2020, सॉरी 1 मार्च 2020 यहां से लेके एंड एंडिंग ऑन दिस shall not be reckoned for the purpose of counting the number of days। मैंने बताया सब, इसको गिनिए मत, आप इसको मत काउंट कीजिए, ठीक है, इसे इग्नोर ही कर दीजिए। इन केस द फॉर्म इज नॉट, अगर इस पीरियड में अगर फाइल कर देते हैं तो नॉर्मल फाइलिंग फीस ही लगेगी। अगर इस पीरियड में फाइल करते हैं नॉर्मल फाइलिंग फीस लगेगी, इसको हम काउंट ही नहीं कर रहे। और इस पीरियड में हम नहीं फाइल करते फॉर्म और इसके बाद फाइल करते हैं, मतलब 31 दिसंबर 2020 के बाद, तो काउंटिंग ऑफ डेज कैसे होगी, जिस दिन आपने चार्ज क्रिएट किया था वहां से लेके 29 फरवरी 2020 इस डेट से पहले उतने, जैसे मान लिया एग्जांपल लेते हैं 15 फरवरी, जैसे 15 फरवरी 2020 को चार्ज क्रिएट किया, तो 15 फरवरी 2020 से लेके 29 फरवरी 2020 कितने दिन हो गए वो दे लिए। और उसके बाद यहां काउंटिंग, ये पूरा पीरियड छोड़ दीजिए, 1 जनवरी 2021 से काउंटिंग शुरू कीजिए। इट मीन्स टाइम पीरियड कितना काउंट करें, कैसे काउंट करेंगे, द डेट ऑफ क्रिएशन चार्ज से लेके अप टू 29 फरवरी 2020, फिर ये पीरियड एक्सक्लूड कर दीजिए। फिर आगे का कौन सा, 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड जितने डेज वो टोटल काउंट करके देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर वो 30 डेज के अंदर अंदर है नॉर्मल, और 30 डेज से ज्यादा है तो फिर वो जो भी आपने पढ़ा है, मतलब ये पीरियड को हम वेव अप करें, इस पीरियड को हम काउंट ही नहीं कर रहे फॉर द कैलकुलेशन टाइम पीरियड ऑफ फाइलिंग द डॉक्यूमेंट CHG1 और CHG9। अब दूसरा केस है, केस बी। क्रिएशन ऑफ चार्ज, चार्ज में क्रिएटेड between, sorry, on and after 1st March 2020 and up to 31st December 2020, मतलब दोनों डेट इंक्लूड करना है। मतलब पहला केस क्या था कि इस डेट से पहले चार्ज क्रिएट हुआ, 1 मार्च 2020 से पहले, ये था चार्ज क्रिएटेड बिफोर दिस डेट। अब दूसरा केस, चार्ज इस डेट से क्रिएट हुआ या अप टू दिस 31, इस पीरियड में कहीं भी चार्ज क्रिएट हुआ या मॉडिफाई हुआ, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या करना है, ये बोला इन केस अ फॉर्म इज फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन कवर्ड इन पैरा बी, अब वही केस बी, द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन मॉडिफाइड चार्ज टू 31, मतलब जिस भी दिन आपने क्रिएट मॉडिफाई किया था इस पीरियड में कहीं भी, और 31 दिसंबर 2020 ये पीरियड काउंट ही नहीं करना। यहां क्रिएट हुआ मॉडिफाई, यहां से लेकर यहां क्रिएट नहीं, काउंट ही नहीं करना यहां, मतलब मैंने बोला ये पूरा पीरियड काउंट नहीं करना। अब उसमें आपका क्रिएट यहां हुआ, मॉडिफाई यहां, तो यहां से लेकर यहां तक काउंट नहीं करना। देखिए इसे द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन मॉडिफाइड चार्ज अप टू 31 दिसंबर 2020
shall not be reckoned, shall not be counted for the purpose of counting of days under section 77 or 78 of the act. In case the form is not filed within such period, the first day after, मतलब इस पीरियड में फॉर्म नहीं फाइल होता है CAG1 CAG9, तो उसके बाद फाइल होता है, तो पहला दिन काउंटिंग क्या होगा 1 जनवरी 2021, तो इसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। अब देखो पहले वाले केस में क्या बोले थे, जिस दिन क्रिएट हुआ या मॉडिफाई वहां से 29 फरवरी 2020 दिन का काउंट कर लो, प्लस 1 जनवरी 2020 से 21 से काउंटिंग करो, ये पीरियड मत काउंटिंग करो। इसका तो बात तो वही होगी ना, सेम मतलब इस पीरियड को आपने कंसीडर नहीं करना। अगर आपका चार्ज इस डेट से पहले क्रिएट हुआ है तो इस डेट से पहले वाला टाइम पीरियड काउंट कर लीजिए, उसके बाद ये काउंटिंग कीजिए। अगर आपका चार्ज क्रिएट इस पीरियड में हुआ है तो पूरा छोड़ दो, और काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2021 से काउंट होगा, जैसे कि पहला दिन ही आपका 1 जनवरी 2021 है। शैल बी रेकॉर्ड एज द फर्स्ट डे आफ्टर द डेट ऑफ क्रिएशन मॉडिफिकेशन शैल बी रेकॉर्ड एज 1 जनवरी 2021, और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। अच्छा इस केस में फीस कैसे होगी, देखिए अगर ये पूरा पीरियड हम काउंट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, आप ये काउंटिंग 1 जनवरी 2021 ही पहला दिन है आफ्टर द डेट ऑफ क्रिएशन मॉडिफिकेशन चार्ज, इसका तो वहां से अगर 30 डेज में फाइल कर देते नॉर्मल फीस 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स 30 डेज में, और लेट करते थे एडिशनल फीस। देखिए क्या लिखा हुआ, इन रिगार्ड टू दिस इफ द फॉर्म इज फाइल्ड बिफोर 31 दिसंबर 2020, अगर इसके अंदर फाइल करते नॉर्मल फीस लगेगी, नॉर्मल फीस शैल बी पेबल अंडर फीस रूल। इफ द फॉर्म इज फाइल्ड देयर आफ्टर द फर्स्ट डे आफ्टर द डेट ऑफ क्रिएशन शैल बी रेकॉर्ड, मतलब पहला डेट ये काउंट होगा, मतलब इसके अंदर कर देते हैं तब तो नॉर्मल ही होगी, इसके बाद भी करते हैं तो काउंटिंग 1 जनवरी 2021 होगी। इसका 1 जनवरी 2021 से अगर 30 डेज के अंदर कर देते हैं तब भी नॉर्मल, और उससे भी लेट होता है फिर आपकी एडिशनल फीस भी लगेगी। देन देखा इन केस इसके अंदर फाइल करते हैं नॉर्मल फीस, इसके बाद करते हैं द फर्स्ट डे आफ्टर द डेट ऑफ शैल बी रेकॉर्डेड 1 जनवरी 2021 एंड द नंबर डेट टिल द डेट ऑफ फाइलिंग द फॉर्म शैल बी काउंटेड अकॉर्डिंगली फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ, मतलब अगर 30 डेज यहां से हो जाता है तो नॉर्मल, 30 से ज्यादा होगा तो फिर एडिशनल भी लगेगी। तो मतलब बेसिकली क्रक्स ऑफ द मैटर ये है, ये जो स्कीम लाएगी चार्ज रिलेटेड डॉक्यूमेंट में सिर्फ CAG1 CAG9 से रिलेटेड है, क्रिएशन मॉडिफिकेशन सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज से रिलेटेड जो फॉर्म्स है उसके रिस्पेक्ट अप्लाई नहीं होता। और क्रक्स ये है कि ये पूरा पीरियड हम कंसीडर नहीं करें 10 महीने का, इसे जो पीरियड फॉल करे इसे आप काउंट ही मत करो। एक प्रिंसिपल में समझा दिया। अब जैसे मैंने बोला चार्ज इससे पहले क्रिएट हुआ, इसका मतलब इस डेट से पहले मतलब 29 फरवरी 2020 तक जो एक्चुअल पीरियड वो काउंट कर लो, उसके बाद ये काउंट करो, ये मत काउंट करो। चार्ज क्रिएट ही इस पीरियड में हुआ तो ये पूरा पीरियड काउंट मत करो, इसके बाद का पीरियड काउंट करो, अकॉर्डिंगली आपकी फीस वगैरह लगी। तो कह सकते हैं कुछ रिलैक्सेशन दे दिया है। एक्चुअली क्या उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, आप जानते हैं उस समय कोविड-19 बहुत पीक पे था एंड बहुत सारी कंपनीज फंक्शन नहीं कर पा रही थी, चार्ज के डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं कर, फंक्शन नहीं कर रहे, कोई ऑफिस काम नहीं कर रहा और एम्प्लॉइज अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे से डिफॉल्ट हो गए थे। एंड तो पहले जो CFS स्कीम आई थी उसमें चार्ज के डॉक्यूमेंट्स कवर नहीं किए थे, उन पे अप्लाई नहीं होती स्कीम। तो बाद में जब डिमांड उठी इंडस्ट्री में तो अलाउ कर दिया, एंड लेकिन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ CAG1 एंड CAG9, एंड ये 10 महीने का पीरियड एक्सक्लूड कर दिया कि सब इसे कंसीडर हम नहीं करेंगे। तो ये दो स्कीम्स हैं आपकी, वन इज जनरल CFS फॉर ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट फ्यू डॉक्यूमेंट, और दिस स्कीम रिलेटिंग चार्ज ओनली रिस्पेक्ट ऑफ CAG1 एंड CAG9। सो लास्ट में जो मिसलेनियस टॉपिक मैंने 2 स्कीम बताई, इसके अलावा मैंने सारे जो चैप्टर्स में जो अमेंडमेंट्स वो बताए, एंड आई होप मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कवरेज कर दी है फॉर ऑल द 3 पेपर्स, कंपनी लॉ न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, तीनों के लिए। अच्छा तीनों में एक जैसे अमेंडमेंट है। 2-3 चीजें मैंने ACLP में अलग से बताई थी, जैसे शेयर कैपिटल में जो बायबैक से रिलेटेड जो पेनल्टी चेंज हुई है वो ACL में कहीं कवर्ड नहीं है। दूसरा मैंने बताया था एक आपका चैप्टर अकाउंट्स, उसका नाम ACLP में प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स है। तीसरा एक ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर से रिलेटेड पेनल्टी थी, वो आपको ACLP में वो चैप्टर नहीं है। चौथा एक आपको रजिस्टर रिटर्न करके चैप्टर जो 3 अमेंडमेंट मैंने बताए थे, लेकिन ACLP में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट उसमें अप्लीकेबल है रिगार्डिंग एनुअल रिटर्न, और चैप्टर का नाम रजिस्टर रिटर्न के बजाय मिसलेनियस टॉपिक है। तो बाकी सब कुछ सब कॉमन है फॉर ऑल द 3 पेपर्स। आई होप मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कवरेज की है। नोट्स सबके अलग अलग हैं, ओल्ड सिलेबस के अलग है, न्यू सिलेबस के अलग है, और ACLP का अलग है, कंपनी लॉ ओल्ड एंड न्यू वन, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता लगे कि मेरी पेपर में बुक में किस पेज पे किस चैप्टर पे कहाँ पे क्या चेंज है। एंड लेकिन लेक्चर मैंने कॉमन रखा कि अमेंडमेंट्स तो सिमिलर है लेकिन नोट्स स्पेसिफिक बना दिए, और ये सारी चीजें हमारी वेबसाइट पे sangeetkedia.academy.com पे आपको नजर आ जाएगी, इस पर हम अपलोड करा देंगे, वहां पे लेक्चर भी मिल जाएगा और उसके अमेंडमेंट नोट। और इससे पहले पीरियड के, क्योंकि मैंने आज के लेक्चर में 1 जुलाई 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 पीरियड के अमेंडमेंट्स कवर किए हैं, अप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम।
तो अगर आपके 1 जुलाई 2020 से पहले के अमेंडमेंट नहीं है, आप अपडेटेड नहीं है, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने बताया, आप पहले वो देखेंगे, अगर आप पहले से अपडेटेड नहीं है, फिर ये वाले अमेंडमेंट जो मैंने आज कवर किए हैं वो देखेंगे। ठीक है, आई होप एंड आई हैव एम्पली कवर्ड एवरीथिंग विच इज applicable for June 2021 exam as far the amendments are applicable concerned regarding these 3 paper: company law new syllabus executive program, company law old syllabus executive program, and advanced company law and practice old syllabus professional program। ठीक है, मेरी तरफ से इतना सफिशिएंट है। बाकी आई होप आप सब अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, जून 2021 एग्जाम, एंड आप सब अच्छा करें एग्जाम में, हमारी गुड विशेस है, एंड कि आप बहुत अच्छा करें, एंड अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाइए सो दैट यू गेट द बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू।